हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल करंट अफेयर्स विद अनुराधा। आज मैं आप लोग के साथ प्रतियोगिता दर्पण जुलाई 2021 का पीडी विथ डिटेल एक्सप्लेनेशन डिस्कस करूंगी। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं या फिर जिन लोगों ने नहीं देखा है, मैंने रिसेंटली आप लोगों के लिए पीडी जुलाई का मेमोरेबल पॉइंट्स अपलोड किया था और स्पोर्ट्स का सेक्शन भी अपलोड कर दिया है। और मैंने अभी रिसेंटली आप लोगों के लिए अवार्ड्स एंड ऑनर्स, लिस्ट ऑफ समिट्स, इंडेक्सेस, मिलिट्री एक्सरसाइजेस जो लास्ट 6 मंथ्स के हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सारे पॉइंट्स भी मैंने आप लोगों के लिए अपलोड किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो ऊपर आई कार्ड में मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, आप जाकर के एक बार जरूर देख लीजिएगा। 67th बीपीएससी का जो नोटिफिकेशन है बाय द एंड ऑफ जुलाई या फिर फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त एक्सपेक्टेड है कि आ जाएगा। और आप मेक श्योर रहिए कि दिसंबर में आपका एग्जाम होने वाला है, तो आप अपने प्रिपरेशन को फास्ट अप कीजिए। और बीपीएससी कमीशन की तरफ से ये भी नोटिफिकेशन आ चुका है कि लास्ट वीक ऑफ अगस्त में आपको सीडीपीओ का पीटी होने वाला है। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बेल बटन को भी प्रेस करके रखिए ताकि मेरे जितने भी अपकमिंग वीडियोस होंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन ही बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा पहला क्वेश्चन है त्रिपुरारी शरण जी के बारे में। अभी रिसेंटली इनको अपॉइंट किया गया है चीफ सेक्रेटरी ऑफ बिहार। 2 मंथ के लिए ही इनको अपॉइंट किया गया है। देखिए, अभी रिसेंटली जो हमारे बिहार के चीफ सेक्रेटरी थे अशोक कुमार सिंह जी, उनका कोविड की वजह से देहांत हो गया था। इसके बाद जो कैबिनेट है उनके द्वारा ये फैसला लिया गया कि त्रिपुरारी शरण जी को चीफ सेक्रेटरी अपॉइंट किया जाएगा। अगर मैं आपको त्रिपुरारी शरण जी के बारे में बताऊँ तो 1985 बैच के IAS ऑफिसर हैं। चलिए, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है एस बालाचंद्रन के बारे में। ये रिसेंटली इनको अपॉइंट किया गया है एम्बेसडर टू सुरीनाम। अगर मैं आपको सुरीनाम के बारे में बताऊं तो सुरीनाम जो है वो स्मॉल कंट्री है ऑन द नॉर्थ ईस्ट कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका। इसका कैपिटल देख लीजिए, पैरामारिबो इसका कैपिटल है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सुबोध जायसवाल जी के बारे में। अभी रिसेंटली इनको सीबीआई का डायरेक्टर बनाया गया है। इससे पहले ये फॉर्मर महाराष्ट्र जनरल ऑफ पुलिस के डीजीपी भी रह चुके हैं। रिसेंटली 26 मई 2021 को इन्होंने चार्ज लिया है, सीबीआई के डीजी के रूप में इन्होंने चार्ज लिया है। अगर मैं आपको इनके बारे में बताऊं तो 1985 बैच के महाराष्ट्र कैडर के IPS ऑफिसर हैं और इनको 2 ईयर के लिए जो है सुबोध जायसवाल जी को सीबीआई का डायरेक्टर अपॉइंट किया गया है। यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट चीज़ आप देख लीजिए। देखिए, सीबीआई का जो डायरेक्टर है ना, एक हाई पावर पैनल के द्वारा अपॉइंट किया जाता है, जिस पैनल को हेड करते हैं हमारे जो PM है, वो इस बार PM मोदी उसको हेड कर रहे थे। और जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहते हैं NV रमनन जी, वो भी इस पैनल में है। और कांग्रेस के लोकसभा फ्लोर लीडर जो है अधीर रंजन चौधरी जी, वो भी इस पैनल में थे। तो इस पैनल को लीड करते हैं हमारे PM और उनके द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं सीबीआई के डायरेक्टर। चलिए, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है एलिसा बेत्ता बेलोनी के बारे में। ये फर्स्ट वुमेन टू लीड इटली सीक्रेट सर्विसेज है। PM ऑफ इटली जो है मारियो डारोगी, उनके द्वारा भी रिसेंटली इनको अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट है हमारा उजाला सिंघानिया के बारे में। 38th नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ FLO, इनको रिसेंटली अपॉइंट किया गया है। यहाँ मैं आपको FLO का फुल फॉर्म बता देती हूँ। यहाँ पे FLO का मतलब है FICCI लेडीज ऑर्गेनाइजेशन। रिसेंटली इसकी 38th नेशनल प्रेसिडेंट अपॉइंट की गई हैं उजाला सिंघानिया 2021 से 2022 के लिए। अब मैं आपको FLO से रिलेटेड कुछ चीज़ें आप जान लीजिए। FLO का फुल फॉर्म मैंने आपको बता दिया, FICCI लेडीज ऑर्गेनाइजेशन। 1983 में ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसको इस्टेब्लिश किया गया था। आप यहाँ पे आप FICCI का फुल फॉर्म देख लीजिए। इसका फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इस्टेब्लिश किया गया था इसको 1927 में, जिसका हेडक्वार्टर है आपको न्यू दिल्ली। इसके प्रेसिडेंट है उदय शंकर जी। और ये जो FICCI है ना, इसको फाउंड किया गया था बाय GD बिरला एंड पुरुषोत्तम ठाकुरदास ऑन द एडवाइस ऑफ महात्मा गांधी। चलिए, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है सादिया खान से रिलेटेड। ये लंदन की मेयर बनी है, इनका सेकंड टर्म है और ये पाकिस्तान की ओरिजिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। नेम द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव एयरलाइन पैचेट ग्लोबल विजन अवार्ड फॉर 2021। देखिए, ये अवार्ड जो है वो जम्मू एंड कश्मीर जो हाईकोर्ट है उनकी चीफ जस्टिस रह चुकी हैं गीता मित्तल जी, उनको इस अवार्ड से नवाजा गया है। और ये अवार्ड जो है उनको शेयर करना पड़ा है जस्टिस मारागिता लूना रामोस ऑफ मैक्सिको के साथ, उनको ये अवार्ड शेयर करना पड़ा है। अब मैं आपको बता दूं, ये जो अवार्ड है एयरलाइन पैचेट ग्लोबल विजन अवार्ड, ये आपको इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वुमेन जजेस के द्वारा दिया जाता है। और गीता मित्तल जो है वो पहली इंडियन जज है जिनको इस अवार्ड से नवाजा गया है। अब देखिए, मैं आपको कुछ चीज़ें इस अवार्ड से रिलेटेड बता देती हूँ। ये अवार्ड जो है IAWJ के द्वारा दिया जाता है, 2016 से दिया जा रहा है ये अवार्ड। और पहली जो इंडियन है जिनको इस अवार्ड से नवाजा गया है वो है गीता मित्तल जी। ये अवार्ड जो है बेसिकली सिटिंग या रिटायर्ड वुमेन जजेस को दिया जाता है टू रिकॉग्नाइज हर कॉन्ट्रीब्यूशन
एडमिशन टू IAWJ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, हु वॉन वर्ल्ड फूड प्राइज 2021। देखिए वर्ल्ड फूड प्राइज जो है आपको अपकमिंग जितने भी एग्जाम्स होने वाले हैं ना, किसी न किसी में आपको देखने को मिल जाएगा। ये अवार्ड जो है इस साल शकुंतला हरक सिंह जी को इस अवार्ड से नवाजा गया है। ये अवार्ड जो है आपको वर्ल्ड फूड प्राइज फाउंडेशन के द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है। अब मैं आपको इस अवार्ड से रिलेटेड कुछ चीज़ें बता दूं। बेसिकली ये एक इंटरनेशनल अवार्ड है, रिकॉग्नाइज द अचीवमेंट ऑफ इंडिविजुअल हु हैव एडवांस्ड ह्यूमन डेवलपमेंट बाय इंप्रूविंग द क्वालिटी, क्वांटिटी और अवेलेबिलिटी ऑफ फूड इन द वर्ल्ड। अगर आप इसको वर्ल्ड फूड प्राइज को देखिएगा तो इसको नोबेल प्राइज भी कहा जाता है इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, और नोबेल प्राइज फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर भी इसको कहा जाता है। 1986 में इस अवार्ड को क्रिएट किया गया था विद स्पॉन्सरशिप बाय जनरल फूड कॉर्पोरेशन। इंडियन अमेरिकन सॉइल साइंटिस्ट जो थे डॉक्टर रतन लाल जी, इनको लास्ट ईयर 2020 का जो है वो वर्ल्ड फूड प्राइज से नवाजा गया था। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हु हैज बीन चूजन एज पीपल्स एडवोकेट फॉर क्लाइमेट चेंज फॉर COP26। तो सर डेविड एटनबर्ग जो है इनको पीपल्स एडवोकेट चूज किया गया है क्लाइमेट चेंज फॉर COP के लिए। अब आप इस समिट के बारे में कुछ देख लीजिए। ये जो यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस है वो ग्लासगो में होने वाला है नवंबर 2021 में, अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ यूनाइटेड किंगडम। 95 ईयर्स ओल्ड हैं डेविड एटनबर्ग, जिनको अभी रिसेंटली इसका जो पीपल्स एडवोकेट है वो इनको अपॉइंट किया गया है। चलिए मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हु वॉन द 2021 विस्टले अवार्ड फॉर क्रिएटिंग द बायोडाइवर्सिटी पीस कॉरिडोर। पहले मैं आपको इस अवार्ड के बारे में बता दूं, इस अवार्ड को ग्रीन ऑस्कर अवार्ड के नाम से भी जाना जाता है। रिसेंटली 12 मई को ये अवार्ड दिया गया है। ये अवार्ड जो है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिकॉग्नाइजेशन है अमॉन्ग पीपुल डूइंग कंजर्वेशन वर्क इन वर्ल्ड डेवलपिंग एंड अंडर डेवलप्ड कंट्रीज। इस साल अगर आप ये अवार्ड देखेंगे तो 7 इन्वायरमेंटलिस्ट एंड कंजर्वेटलिस्ट अक्रॉस द ग्लोब को इस अवार्ड से नवाजा गया है फॉर देयर आउटस्टैंडिंग वर्क इन प्रिजर्विंग इन्वायरमेंट, वाइल्ड लाइफ एंड बायोडाइवर्सिटी इन देयर रिस्पेक्टिव कंट्रीज। देखिए इन 7 नामों में एक नाम जो है इंडिया के वाई नुक्लूफोम, जो कि नागालैंड बेस्ड इंडियन कंजर्वेटलिस्ट हैं, उनका नाम भी इस 7 विनर्स में इनका नाम भी आता है। पहले हम इन विनर्स के नाम देख लेते हैं। पौला खम्पू केनिया के हैं, लुकी कैंप साउथ अफ्रीका के, पेड्रो फ्यूडेट ब्राज़ील के, नुकुलूफोम इंडिया, किनी रोइसलर अर्जेंटीना, इरोडो थानसी नाइजीरिया एंड सैमी सफारी जो है केनिया से। मतलब केनिया से 2 इन्वायरमेंटलिस्ट एंड कंजर्वेटिवलिस्ट हैं जिनको इस अवार्ड से नवाजा गया है। देखिए ये अवार्ड जो है इसकी फंडिंग जो होती है वो आपको विस्टले फंड के द्वारा दिया जाता है, और जितने भी इन्वायरमेंटलिस्ट होते हैं ना इनको 40 लाख रुपए दिए जाते हैं फॉर देयर प्रोजेक्ट फंडिंग, और उनको इस काम को सपोर्ट करने के लिए अवार्ड उनको दिया जाता है। अगर आप न्यूक्लियोफोम का देखिएगा तो इनको बायोडाइवर्सिटी पीस कॉरिडोर बनाने के लिए इस अवार्ड से नवाजा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हु वाज क्राउन्ड एज मिस यूनिवर्स 2021 एट द कॉम्पिटिशन हेल्ड इन फ्लोरिडा USA। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अपकमिंग सारे एग्जाम्स में आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए कि मिस यूनिवर्स का जो कॉम्पिटिशन है वो आपको फ्लोरिडा USA में हुआ था। इसकी विनर है एंड्रिया मेसा जो कि मैक्सिको की है। तो 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे बन रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, हु वॉन L&T वाटरमैन प्राइज 2021। ये अवार्ड जो है ना L&T वाटरमैन प्राइज, ये आपको मेलानी मैचेट वुड और निकोलस कार्न्स, इन 2 लोगों को इस अवार्ड से नवाजा गया था। अब मैं आपको इस अवार्ड के बारे में बता देती हूँ। ये हाईएस्ट ऑनर है फॉर अर्ली कैरियर साइंटिस्ट एंड इंजीनियरिंग फॉर 2021। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, अपकमिंग सारे एग्जाम्स में देखने को मिल जाएगा। 22nd लॉरेंस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड। देखिए ये पहले आप देख लीजिए, ये जो लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड है 2021 का, ये 22nd था। ये इस बार डिजिटली ऑर्गेनाइज किया गया था स्पेन में इन डिफरेंट स्पोर्ट्स कैटेगरी टू रिकॉग्नाइज आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स अचीवमेंट अक्रॉस द ग्लोब। अगर आप इसमें स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर अवार्ड देखिएगा तो आपको राफेल नाडाल को दिया गया था जो कि एक स्पेनिश टेनिस प्लेयर है। वहीं अगर आप स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर देखिएगा तो नाओमी ओसाका जापानीज टेनिस प्लेयर को इस अवार्ड से नवाजा गया था। टीम ऑफ द ईयर देख लीजिए बायरन म्यूनिख जर्मन फुटबॉल क्लब को। एक और इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे बनता है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है इसमें बिली जेन किंग अमेरिकन टेनिस ग्रेट थे, उनको दिया गया था। एक और चीज़ यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी आप देख लीजिए। स्पोर्ट्स फॉर गुड अवार्ड किक फॉर फॉर्मी बाय किक फेयर जर्मन फुटबॉलर है, उनको इस अवार्ड से नवाजा गया था। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये बनेगा कि स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड जो है राफेल नाडाल को दिया गया था। वुमेन देखिएगा तो नाओमी ओसाका को दिया गया था, और टीम देखिएगा तो बायरन म्यूनिख, इस टीम को इस अवार्ड से नवाजा गया था।
चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 22nd लार्जेस्ट स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड हैज़ बीन गिवन टू। ये अवार्ड जो है वो नाओमी ओसाका को दिया गया है। ये एक जापानीज टेनिस प्लेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑर्गेनाइजेशन वॉन द एटीनी ग्लिट्स्ट अवार्ड इन मई 2021। देखिए एक अवार्ड सेरेमनी रिसेंटली ऑर्गेनाइज किया गया था इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के द्वारा, जिसमें डिफरेंट कैटेगरीज में लोगों को डिफरेंट कैटेगरीज में डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट पीपल्स को अवार्ड दिया गया था। ये जो अवार्ड सेरेमनी है वो आपको वर्चुअली ऑर्गेनाइज किया गया था रिसेंटली 22 मई 2021 को ये ऑर्गेनाइज किया गया था, जिसमें जो हॉकी इंडिया है उसने won the prestigious Atini Glitz Award in recognition of its contribution to the growth and development of the sports in the कंट्री। देखिए ये जो अवार्ड है ना वो फॉर्मर FIH सेक्रेटरी थे एटिनी ग्लिच, उनके नाम पे इस अवार्ड को रखा गया है। और ये अवार्ड जो है वो हर एक 2 साल पे दिया जाता है टू एक्नॉलेज सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन मेड टू द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ हॉकी। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। हु वाज अवॉर्डेड द 2020 एनर्जी फ्रंटायर अवार्ड ऑल्सो नोन एज इंटरनेशनल एनी अवार्ड 2020। देखिए ये जो इंटरनेशनल एनी अवार्ड है ना इसको आप नोबेल प्राइज इन एनर्जी रिसर्च भी कहा जाता है। ये अवार्ड जो है इस साल CNR राव को दिया गया है। अब मैं आपको इनके बारे में कुछ चीज़ें बता देती हूँ। ये एक इमिनेंट इंडियन साइंटिस्ट है, इनको भारत रत्न से भी नवाजा जा चुका है। देखिए रिसेंटली जो CN राव प्रोफेसर हैं वो आपको हाइड्रोजन एनर्जी के ऊपर काम कर रहे हैं, उसको सिर्फ एकमात्र सोर्स ऑफ एनर्जी बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिससे लोगों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। गवर्नमेंट का जो खर्च है, मैंने लास्ट पीरियड में आपको हाइड्रोजन राउंड टेबल के बारे में बताया था, हाइड्रोजन को से रिलेटेड एक आपको कॉन्फ्रेंस हुआ था, उसके बारे में भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। देखिए गवर्नमेंट की तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है कि जो हमारा जो पूरा एनर्जी सेक्टर है आज के टाइम पे क्या है, हम रॉ मटेरियल्स के लिए डिफरेंट कंट्रीज़ पे डिपेंड कर रहे हैं। आज के टाइम पे जब प्राइसेस इंक्रीज़ हो रहा है तो क्या आ रहा है कि गवर्नमेंट के ऊपर जो बर्डन है वो काफ़ी ज़्यादा आ रहा है। इसलिए गवर्नमेंट सोच रही है कि क्यों ना एक रीजनेबल एनर्जी का सोर्स ढूंढा जाए जिस पे वो हाइड्रोजन पे रिलाई कर रहे हैं। तो आज के टाइम में हाइड्रोजन के स्टोरेज के लिए फोटो इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन, इन सब चीज़ों के लिए जो है वो CN राव प्रोफेसर जो है वो काम कर रहे हैं। इसलिए इनको ये अवार्ड जो है इंटरनेशनल एनी अवार्ड इससे नवाजा गया है। यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, इनका रिसेंटली ये जो प्रोफेसर CN राव जी हैं वो अभी काम कर रहे हैं फॉर हिज, इनको ये अवार्ड जो है फॉर हिज वर्क ऑन मेटल ऑक्साइड, कार्बन नैनो ट्यूब्स एंड अदर मटेरियल एंड 2 डायमेंशनल सिस्टम्स इंक्लूडिंग ग्राफीन, बोरोन, नाइट्रोजन, कार्बन, हाइब्रिड मटेरियल्स, इन सब के काम के लिए इनको अवार्ड से रिसेंटली नवाजा गया था। देखिए अभी तो नहीं अवार्ड अनाउंस कर दिया गया है, लेकिन एक ऑफिशियल सेरेमनी होगी 14 अक्टूबर 2021 को। ये ऑफिशियल सेरेमनी जो है वो रोम में ऑर्गेनाइज किया जाएगा। वहीं पे CN राव प्रोफेसर जी जो है इनको इस इंटरनेशनल एनी अवार्ड से नवाजा जाएगा। एक और चीज़ यहाँ पे देख लीजिए, ये अवार्ड जो है वो आपको एनुअली दिया जाता है बाय द इटालियन ऑयल एंड गैस कंपनी एनी टू इनकरेज बेटर यूज ऑफ एनर्जी सोर्स एंड इंक्रीज इन्वायरमेंटल रिसर्च। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ओशियन ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट हाइंग 2D हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय, ये जो सैटेलाइट है वो चाइना के द्वारा रिसेंटली लॉन्च किया गया है। इट वॉज लॉन्च्ड बाय लॉन्ग मार्च 4B रॉकेट। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। विच ऑर्गेनाइजेशन बाउट बैक 4 एस्ट्रोनॉट्स फ्रॉम द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन टू अर्थ इन मई 2021। अभी रिसेंटली स्पेसएक्स एक ऑर्गेनाइजेशन है, उनके द्वारा रिसेंटली 4 एस्ट्रोनॉट्स को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से फ्लोरिडा USA में लैंड किया गया था 6.5 आवर की फ्लाइट जर्नी के बाद। अगर मैं आपको इस मिशन के बारे में बता दूँ तो ये मिशन जो है वो आपको 15 नवंबर 2020 को 4 एस्ट्रोनॉट्स को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे भेजा गया था अंडर क्रू 1 मिशन ऑफ SpaceX। अभी रिसेंटली क्रू 2 मिशन भी हुआ था SpaceX का, जिसके तहत भी 23 अप्रैल 2021 को 4 एस्ट्रोनॉट्स को स्टडीज़ के लिए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में लेकर के गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच स्टेट UT रिसेंटली इन मई 2021 बिकम हर घर जल अंडर जल जीवन मिशन विथ 100% पाइप टू वाटर कनेक्शन इन द रूरल एरियाज। अभी रिसेंटली ये जो टारगेट है 100% पाइप टू वाटर कनेक्शन का रूरल एरियाज में, ये रिसेंटली पुडुचेरी के द्वारा ये जो टारगेट है उसको अचीव किया गया है। हालांकि पुडुचेरी पहला स्टेट या UT नहीं है, ये 4th स्टेट है और UT है आफ्टर गोवा, तेलंगाना एंड अंडमान निकोबार, जिन्होंने इस टारगेट को अचीव कर लिया है। अगर मैं आपको जल जीवन मिशन के बारे में बताऊं तो इसका टारगेट है कि 2024 तक जितने भी रूरल एरियाज के घर हैं उनमें 100% पाइप टू वाटर का कनेक्शन हो, ये इसका टारगेट है। और इन 4 स्टेट्स ने, 4 स्टेट एंड UTs कह सकते हैं, इन 4 स्टेट गोवा, तेलंगाना, अंडमान निकोबार एंड पुडुचेरी, इन 4 स्टेट्स एंड UTs ने ये टारगेट जो है इसको अचीव कर लिया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, विच प्लेस इन इंडिया रिसीव्ड जीरो शैडो डे ऑन 21 मई 2021। देखिए जीरो शैडो डे जो है वो भुवनेश्वर में 11:43 पर अबाउट 3 मिनट्स के लिए 21 मई को ये देखा गया था। पहले मैं आपको जीरो शैडो डे के बारे में बता देती हूँ कि ये होता क्या है। देखिए ये फेनोमेना जो है वो ट्वाइस अ ईयर होता है व्हेन द सन इज एट इट्स हाईएस्ट पॉइंट इन द स्काई एट ऑल द रीजन्स बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ड्यू टू द सन बीइंग एग्जैक्टली ओवरहेड द shadow of all beings or object disappeared resulting in zero shadow day। अभी रिसेंटली इंडिया में जो है वो आपको 21 मई को 11:43 पे 3 मिनट्स के लिए ये जो जीरो शैडो डे है वो देखा गया था। मतलब उस टाइम पे भुवनेश्वर में 3 मिनट्स के लिए किसी भी चीज़ का शैडो नहीं बन रहा था। ये बहुत रेयर फेनोमेना है, साल में 2 बार जो है ये चीज़ होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मालेर कोटला बिकम द न्यूएस्ट एंड 23rd डिस्ट्रिक्ट ऑफ विच स्टेट। ये रिसेंटली पंजाब का एक डिस्ट्रिक्ट बना है। द डिस्ट्रिक्ट वॉज क्रिएटेड बाय कार्विंग द ओनली मुस्लिम मेजोरिटी टाउन फ्रॉम संगनूर डिस्ट्रिक्ट। अभी रिसेंटली ये बना है। अगर मैं आपको मालेर कोटला के बारे में बताऊँ तो ये 35 किलोमीटर है फ्रॉम द संगनूर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर एंड विल बी द 23rd डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नाबार्ड इन पार्टनरशिप विद महारथा चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन सेंटर। ये जो इंडिया का फर्स्ट एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन सेंटर है ये आपको पुणे में रिसेंटली इस्टेब्लिश किया जा रहा है इन कोलैबोरेशन विथ नाबार्ड। चलिए अब मैं आपको इसके बारे में कुछ चीज़ें बता दूं। इसके तहत क्या होगा कि इंडिया का ये फर्स्ट एग्रो एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन सेंटर जो है वो पुणे महाराष्ट्र में बनाया जा रहा है। द न्यू एक्सपोर्ट सेंटर एट पुणे विल वर्क एज वन स्टॉप सेंटर फॉर द एक्सपोर्टर्स इन द एग्रीकल्चर सेक्टर एज वेल एज बूस्ट एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट फ्रॉम द रीजन्स एज पर द ग्लोबल स्टैंडर्ड। इट विल प्रोवाइड गाइडेंस इन एरियाज सच एज मिनिमम रेसिड्यू लेवल, ऑर्चर्ड मैनेजमेंट, ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग, कंट्री वाइज प्रोटोकॉल, स्पेशल एक्सपोर्ट ट्रीटमेंट एंड गवर्नमेंट एक्सपोर्ट स्कीम। यहाँ पे इन सारी चीज़ों को फॉलो किया जाएगा। चलिए अब हम यहाँ पे कुछ डाटा देख लेते हैं। इंडियाज एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट स्टूड एट INR 2.53 लाख करोड़ इन 2019 to 20 और इंडिया का टारगेट है कि ये जो एक्सपोर्ट है 2022 तक इसको बहुत ज़्यादा बढ़ाया जाए, USD 60 बिलियन तक बनाने का टारगेट है। इसकी के तहत ये जो इंडिया फर्स्ट एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन सेंटर पुणे महाराष्ट्र में बनाया गया है, ये इसी टारगेट को अचीव करने के लिए एक पहल के रूप में इसको बनाया गया है रिसेंटली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हु वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन क्लाइंबर टू स्केल माउंट एवरेस्ट इन 2021। तो तासी यांगजोम जो है अरुणाचल प्रदेश की ये पहली महिला है जो कि 2021 में माउंट एवरेस्ट को क्लाइंब किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन मई 2021 बलजीत कौर एंड गुनबाला शर्मा बिकम द फर्स्ट इंडियन टू रीच द समिट ऑफ। ये बलजीत कौर जो है वो आपको हिमाचल प्रदेश से है, वहीं अगर आप गुनबाला शर्मा देखेंगे तो राजस्थान से हैं। ये दोनों पहले इंडियन हैं जो कि माउंट पुम्बोडी के पे अभी रिसेंटली इस समिट को रीच किया है। माउंट पुम्बोडी अगर आप देखिएगा तो ये आपको नेपाल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन मई 2021 द मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज अनाउंस्ड 48.32 स्क्वायर किलोमीटर अराउंड डैश एज इको सेंसिटिव जोन। देखिए अभी रिसेंटली जो मिनिस्ट्रीज है इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा थाने क्रिक फ्लैमिंगो सेंचुरी के 48.32 स्क्वायर किलोमीटर एरिया को इको सेंसिटिव जोन रिसेंटली अनाउंस किया गया है। पहले मैं आपको इको सेंसिटिव जोन के बारे में बता देती हूँ। इको सेंसिटिव जोन जो होता है वो एक बफर जोन होता है फॉर प्रोटेक्टेड एरियाज एंड रिड्यूस द डेवलपमेंटल प्रेशर अराउंड अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क। इको सेंसिटिव जोन जो होता है वो नोटिफाई किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा अंडर द इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986। अगर मैं आपको थाने क्रिक फ्लैमिंगो सेंचुरी के बारे में बता दूँ, आपको थाने क्रिक वेस्टर्न बैंक पे पाया जाता है और ये महाराष्ट्र का सेकेंड मैरीन सेंचुरी है महाराष्ट्र का। यहाँ पे डिफरेंट स्पीसीज ऑफ मैंग्रोव पाए जाते हैं, मैंग्रोव की स्पीसीज पाई जाती है। 169 स्पीसीज ऑफ बर्ड लाइक फ्लैमिंगो, 45 फिश स्पीसीज, 39 स्पीसीज ऑफ बटरफ्लाइज वगैरह भी यहाँ पे पाई जाती है। अभी रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा कुछ एरिया जो है थाने क्रिक फ्लैमिंगो एरिया का, इसको इको सेंसिटिव जोन जो है वो भी रिसेंटली अनाउंस किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रेट निकोबार प्लान। ग्रेट निकोबार प्लान जानने से पहले मैं आपको ग्रेट निकोबार के बारे में बता देती हूँ कि है क्या। देखिए ग्रेट निकोबार आइलैंड जो है वो 180 किलोमीटर है साउथ ऑफ ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार जो है वो आपको सदर्न एंड लार्जेस्ट ऑफ द निकोबार आइलैंड ऑफ इंडिया है। अगर आप इसको यूँ कह सकते हैं कि सदर्न मोस्ट पॉइंट है इंडिया के टेरिटरी का भी। टोटल एरिया अगर आप देखिएगा तो 1045 स्क्वायर किलोमीटर है। 2011 के सेंसस के हिसाब से यहाँ का पॉपुलेशन जो है वो आपको 8069 है।
ग्रेट निकोबार जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखेंगे तो इंडिया के 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट जो ट्राइब्स है वो यहाँ पे पाए जाते हैं। यहाँ पे आपको बहुत इंपॉर्टेंट एक बायोस्फीयर रिजर्व है, ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व। यहाँ पे आपको 2 नेशनल पार्क्स भी हैं, गैलेथिया नेशनल पार्क एंड कैम्पबेल बे नेशनल पार्क्स भी यहाँ पे है। अब हम लोग ग्रेट निकोबार प्लान के बारे में देख लेते हैं। देखिए रिसेंटली ग्रेट निकोबार प्लान जो है वो इसको अप्रूवल दिया गया है इन्वायरमेंट अप्रेजल कमिटी के द्वारा, जो कि ये जो कमिटी है वो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर आता है। इसने भी रिसेंटली जो नीति आयोग के द्वारा प्रपोज्ड है ग्रेट निकोबार प्लान, इसके लिए पहले बहुत सारे टर्म एंड कंडीशंस लगाए थे, अभी रिसेंटली इसको अप्रूवल दिया गया है। नीति आयोग इस प्लान को प्रपोज्ड है नीति आयोग के द्वारा। यहाँ पे डेवलपमेंट के लिए 75,000 करोड़ रुपीस खर्च किए जाएंगे फॉर डेवलपमेंट ऑफ ग्रेट निकोबार, इंक्लूडिंग इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल्स एट गैलेथिया बे, ए ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट एंड ए पावर प्लांट। देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये जो ग्रेट निकोबार प्लान है, यहाँ का जो डेवलपमेंट प्लान है, इस डेवलपमेंट का जो मोस्ट ऑफ पार्ट है 18% जो डेवलपमेंट है वो आपको आइलैंड एरिया में होगा एंड 25% जो डेवलपमेंट है वो आपको कोस्ट लाइन एरिया में होगा। एक और चीज यहाँ पे जान लीजिए कि अंडमान और निकोबार जो वो होम है इंडिया के ओनली ट्राई सर्विस कमांड का। मान लीजिए यहाँ पे डेवलपमेंट अगर बहुत अच्छे तरीके से होता है तो ये जहाँ जो ट्राई सर्विसेज कमांड का जो होम है इसको भी काफी ज्यादा इससे बेनिफिट मिलेगा। इवन अगर यहाँ पे डेवलपमेंट होता है तो यहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, सोशल बेनिफिट भी मिलेगा, स्ट्रैटेजिक बेनिफिट भी मिलेगा, क्योंकि जो स्टेट ऑफ मनक्का जो है उससे ग्रेट निकोबार आइलैंड का डिस्टेंस जो है वो काफी कम है। तो इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे अगर डेवलपमेंट होता है तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन अगर आप इन्वायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो यहाँ पे बिगेस्ट चैलेंजेस है, यहाँ पे बहुत सारे चैलेंजेस है डेवलपमेंट के लिए। देखिए रिसेंटली इन्वायरमेंट अप्रेजल कमेटी जो थी इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, इन्होंने इस नीति आयोग का जो प्लान था इस पे बहुत सारे टर्म एंड कंडीशंस लगाए थे फॉर इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट स्टडीज को लेकर करके बहुत सारे टर्म एंड कंडीशंस लगाए थे। बहुत चैलेंजेस है इस प्लान को इम्प्लीमेंट करने के लिए। अगर आप बिगेस्ट चैलेंज देखेंगे तो आपको बायोडाइवर्सिटी थ्रेट है, क्योंकि यहाँ पे ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो आपको बहुत बड़ा बहुत यहाँ पे बहुत सारी वेराइटीज जो है, बहुत सारे टाइप की स्पीसीज पाए जाते हैं। अगर यहाँ पे डेवलपमेंट होता है तो यहाँ पे बायोलॉजिकल थ्रेट हो जाएगा, ये जो स्पीसीज है वो इंडेंजर्ड स्पीसीज हो सकते हैं। दूसरा अगर आप देखिएगा तो जियोलॉजिकल वोलेटिलिटी जो है वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि देखिए आपको पता है कि ये जो अंडमान एंड निकोबार का जो एरिया है पूरा वो एक सेस्मिक जोन है, यहाँ पे बहुत फ्रिक्वेंट साइक्लोन्स भी आते हैं, तो डेवलपमेंट इससे काफ़ी ज़्यादा इफेक्टेड भी होगा। तीसरा बिगेस्ट चीज़ है ट्राइबल राइट्स। जैसे ही यहाँ पे डेवलपमेंट आएगा तो वो जो फॉरेस्ट वगैरह का एरिया है वहाँ पे डेवलपमेंट किया जाएगा, फॉरेस्ट वगैरह को काटा जाएगा, वहाँ पे डेवलपमेंट किया जाएगा, तो ये जो ट्राइब्स है ना इनके राइट को वायलेट किया जाएगा, तो ये भी एक बिगेस्ट कंसर्न आ रहा है। तीसरा कंसर्न है आपको इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि ये जो गैलेथिया जो बायोस्फीयर रिजर्व है ये यूनेस्को हेरिटेज साइट में इंक्लूड किया जाता है, तो यहाँ पे डेवलपमेंट होगा तो यूं भी कहा जा रहा है कि यहाँ पे अगर मान लीजिए इस एरिया में डेवलपमेंट होता है तो कुछ ना कुछ यहाँ पे उसके साथ उस जो हेरिटेज बायोस्फीयर रिजर्व है उसके साथ कुछ ना कुछ वहाँ पे भी डेवलपमेंट होगा, तो इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस की भी बात यहाँ पे आ रही है। दूसरा बहुत बड़ा चैलेंज एक और भी है कि यहाँ पे कोई भी बफर जोन्स वगैरह नहीं बनाए गए हैं। जो भी अगर आपको यहाँ पे देखिए 2 नेशनल पार्क है, एक बायोस्फीयर रिजर्व है, बफर जोन जो है वो आपको 0 to 5 किलोमीटर या 0 to 10 किलोमीटर का होता है, लेकिन इन नेशनल पार्क के आसपास के किसी भी इवन 0 किलोमीटर के एरिया को भी बफर जोन नहीं बनाए गए इस डेवलपमेंट प्लान के लिए, कि मतलब जैसे ही बायोस्फीयर रिजर्व खत्म होगा उसके आगे आपको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट्स वगैरह होने लगेंगे, तो ये भी एक बिगेस्ट कंसर्न है कि वहाँ जो स्पीसीज है उनको भी काफ़ी ज़्यादा इससे परेशानी हो सकती है। तो ग्रेट निकोबार प्लान आने के सिग्निफिकेंस भी बहुत सारे हैं, लेकिन चैलेंजेस भी बहुत सारे हैं। जो नीति आयोग के द्वारा जो प्लान बनाया गया है उसमें बहुत सारे चैलेंजेस भी हैं। अभी रिसेंटली इसको वहाँ की जो एनवायरमेंट अप्रेजल कमेटी है उन्होंने कुछ टर्म एंड कंडीशंस के साथ इस जो प्लान है ग्रेट निकोबार प्लान उसको अप्रूवल दे दिया है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। विच इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन कंडक्ट द ज्वाइंट मल्टीनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज डिफेंडर यूरोप 21 इन अल्बानिया।
देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो याद रख लीजिए। डिफेंडर यूरोप 21 जो है वो अल्बेनिया में रिसेंटली ऑर्गेनाइज किया गया था और ये यूएस एंड नाटो के बीच में ऑर्गेनाइज किया गया था। ये एक बहुत बड़ा मिलिट्री एक्सरसाइज है, एक एनुअल एक्सरसाइज है हेल्ड बिटवीन यूएस एंड नाटो कंट्रीज टू बिल्ड रेडीनेस एंड इंटरपोलेबिलिटी। अराउंड 28,000 यूएस एंड नाटो फोर्सेज फ्रॉम 26 नेशन पार्टिसिपेटेड इन द ड्रिल। और कहा जा रहा है कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद वेस्टर्न बाल्कान रीजन्स में ये बहुत बड़ा लार्ज स्केल का ड्रिल एक्सरसाइज है। ये ड्रिल एक्सरसाइज जो है वो 26 अप्रैल को स्टार्ट हुआ था और रिसेंटली 10 जून को ये एंड हुआ है। ये एक तरीके का ड्रिल है वेयर कंडक्टेड साइमल्टेनियसली अक्रॉस मोर देन 30 ट्रेनिंग रीजन्स इन 12 कंट्रीज फ्रॉम बाल्टिक्स एंड अफ्रीका टू ब्लैक सी एंड बाल्कान रीजन्स। इट इज अ डिफेंसिव एक्सरसाइज। अब हम लोग नाटो के बारे में जान लेते हैं। ये नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी जो है वो 4 अप्रैल 1949 को साइन हुआ था, उसी पे बेस्ड है। ये एक इंटर गवर्नमेंटल मिलिट्री एलियंस है बिटवीन 30 यूरोपियन एंड नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज। अगर आप इसका हेडक्वार्टर देखेंगे तो वो आपको ब्रुसेल बेल्जियम में है। इसकी मेंबर कंट्रीज जो है वो एग्री करती है टू म्यूचुअल डिफेंस इन रिस्पॉन्स टू अटैक बाय एन एक्सटर्नल पार्टी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ASM आर्टिक साइंस मिनिस्ट्रियल। अभी रिसेंटली 3rd एडिशन जो था वो आर्टिक साइंस मिनिस्ट्रियल मीट का रिसेंटली ऑर्गेनाइज किया गया था, वर्चुअली ऑर्गेनाइज किया गया था। और ये जो मीटिंग है वो आपको ऑर्गेनाइज किया गया था टोक्यो जापान के द्वारा, हेल्ड इन टोक्यो जापान। इट वॉज जॉइंटली ऑर्गेनाइज बाई आइसलैंड एंड जापान। ASM 3rd 2021 इज द फर्स्ट टू बी हेल्ड इन एशिया। और इंडिया की तरफ से हमारे जो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस है उन्होंने इंडिया को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया था, हर्षवर्धन जी ने। ये रिसेंटली कंडक्ट हुआ था इन टोक्यो जापान अंडर द थीम नॉलेज फॉर सस्टेनेबल एक्ट। इट वाज जॉइंटली ऑर्गेनाइज्ड बाय आइसलैंड एंड जापान। अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पे देख लेते हैं। ASM अगर आप देखिएगा ना तो एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म है फॉर डिस्कसिंग रिसर्च एंड कॉपरेशन इन द आर्टिक रीजन। इट इज एन एनुअल इवेंट इनिशिएटेड बाय आर्टिक काउंसिल, ए हाई लेवल इंटर गवर्नमेंटल फोरम। देखिए ये ASM 3 था तो 1 and 2 भी ऑर्गेनाइज किया गया होगा। अगर आप ASM 1 देखेंगे तो जर्मनी में ऑर्गेनाइज किया गया था, सॉरी यूएस में ऑर्गेनाइज किया गया था। अगर 2 देखेंगे तो वो आपको 2018 में जर्मनी में ऑर्गेनाइज किया गया था। यहाँ पे हमारे जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ अर्थ साइंस है हर्षवर्धन जी ने यहाँ पे इंडिया के विजन एंड लॉन्ग टर्म प्लान्स फॉर द आर्टिक रीजन्स को उन्होंने यहाँ पे डिस्कस किया था। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज कही गई थी कि इंडिया एम एट कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द ऑब्जर्विंग सिस्टम इन द आर्टिक थ्रू इन सेटू एंड रिमोट सेंसिंग वेज। हालांकि अगर आप देखिएगा तो आर्टिक के साथ इंडिया का डायरेक्टली कोई बाउंड्रीज वगैरह नहीं जुड़ता है, लेकिन इंडिया के मेट्रोलॉजिकल पैरामीटर्स के व्यू से अगर आप देखिएगा तो आर्टिक का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि इंडिया में जो मानसून वगैरह है ना वो इस पर काफी ज्यादा डिपेंड करता है। इसका डायरेक्ट कनेक्शन है इंडियन ओशियन के साथ, इसका डायरेक्ट कनेक्शन है, तो इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है आर्टिक रीजन भी। यहाँ पे ये चीज भी डिस्कस की गई थी कि इंडिया इज ऑल सेट टू लॉन्च नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार in collaboration with USA. It will help in conducting global measurement of the cause of consequences of land surface changes using advanced radar imaging. India will also continue to contribute to the sustained Arctic observation network. देखिए मैंने आपको पहले भी बताया कि इंडिया के का अगर आप डायरेक्ट बाउंड्रीज वगैरह जुड़ देखेंगे तो इससे नहीं जुड़ता है, लेकिन इंडिया के मानसून के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडियन ओशन से ये आर्टिक जो है वो उसका कुछ ना कुछ कनेक्शन है, तो इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से आर्टिक रीजन जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इससे रिलेटेड जो भी रिसर्च एक्टिविटीज़ वगैरह है ना वो आपको नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशियन रिसर्च के द्वारा कंडक्ट किया जाता है, जो कि गोवा में है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। अगर आप देखिएगा तो 2008 में हिमाद्री जो है वहां पे एक परमानेंट रिसर्च स्टेशन जो है आर्टिक में वो भी सेट किया गया था। देखिए अगर अभी आप रिसेंटली देखे होंगे तो आर्टिक पॉलिसी भी इंडिया के द्वारा ड्राफ्ट किया गया है दैट एम्ड एट एक्सपेंडिंग साइंटिफिक रिसर्च, सस्टेनेबल टूरिज्म एंड एक्सप्लोरेशन ऑफ मिनरल ऑयल एंड गैस इन द आर्टिक रीजन। देखिए आर्टिक रीजन में जितनी भी एक्टिविटीज वगैरह होती है, इवन अगर आप देखिएगा जो ASM भी ऑर्गेनाइज किया गया था वो भी आपको आर्टिक काउंसिल्स के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था, जिसका चेयरमैनशिप अगर आप देखेंगे 2019 से 2021 तक वो आइसलैंड के पास है। हेडक्वार्टर इसका नॉर्वे में है। आर्टिक काउंसिल में 8 मेंबर्स है,
कनाडा, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, रशिया, स्वीडन एंड यूएस। इंडिया, मैंने आपको पहले भी बताया कि इंडिया का ऑब्जर्वेशन है कि वो रिसेंटली लॉन्च करेगा निसार को इन कोलैबोरेशन विथ यूएस। इंडिया ने वहाँ पे एक परमानेंट रिसर्च स्टेशन भी सेटअप करके रखा हुआ है जिसको हम हिमाद्री कहते हैं। 2008 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था। यहाँ पे इंडिया जो है वो 2013 से ही यहाँ पे आर्टिक काउंसिल में 13 ऑब्जर्वर स्टेट्स रहा है। इंडिया इज अमॉन्ग देम सिंस 2013। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिक काउंसिल अगर आप देखिएगा ये भी आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको एस्टेब्लिश किया गया था 1996 में। बेसिकली ये जो आर्टिक काउंसिल है वो आपको एड्रेस करता है इशू फेस्ड बाय आर्टिक गवर्नमेंट एंड इंडिजिनियस पीपल ऑफ द आर्टिक्स। इनसे रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं ना वो इनके द्वारा डिस्कस किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, योवेरी मुसेवेनी के बारे में है। अभी रिसेंटली इनका 6th टर्म स्टार्ट हुआ है एज द प्रेसिडेंट ऑफ युगांडा। अगर मैं आपको इनके बारे में बताऊं तो नेशनल रेसिडेंट मूवमेंट पार्टी के लीडर है और ये वर्ल्ड के लॉन्गेस्ट सर्विंग लीडर्स में भी इनकी काउंटिंग होती है। इनका पॉलिटिकल कैरियर अगर आप देखेंगे तो 1986 से स्टार्ट हो चुका है। चलिए अब हम लोग युगांडा से रिलेटेड कुछ चीजें देख लेते हैं। युगांडा का अगर आप कैपिटल देखेंगे तो कंपाला है, करेंसी देखेंगे तो युगांडेई सीलिंग है। इट इज द हार्ट ऑफ ग्रेट लेक रीजन एंड it's surrounded by three of them Lake Edward, Lake Albert and Lake Victoria. नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्टिन गिफ्थिस के बारे में है। अभी रिसेंटली इनको अपॉइंट किया गया है एज यूएन ह्यूमैनिटेरियन चीफ बाय द यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल एंटोनिया ग्यूटेरस। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, विच कंपनी साइंड एन एग्रीमेंट विथ नासा फॉर कंडक्टिंग फर्स्ट प्राइवेट एस्ट्रोनॉट्स मिशन टू द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। तो रिसेंटली एक्सियोम स्पेस जो कंपनी है उसने नासा के साथ रिसेंटली एक एग्रीमेंट साइन किया है फॉर कंडक्टिंग फर्स्ट प्राइवेट एस्ट्रोनॉट्स मिशन। इस मिशन को एक्सियोम मिशन 1 के नाम से भी जाना जाएगा। इसके तहत क्या है कि इस मिशन के तहत क्या है कि 4 क्रू ऑफ एस्ट्रोनॉट्स जो है उनको नासा से लॉन्च किया जाएगा, नासा फ्लोरिडा यूएसए से लॉन्च किया जाएगा। उनको उन क्रू के जो मेंबर्स हैं उनको आईएसएस पे 8 डेज तक स्टे किया जाएगा। नासा जो है इसके लिए एक्सियोम कंपनी को पे कर रही है टू ब्रिंग साइंटिफिक सैंपल्स फ्रॉम द स्पेस स्टेशन बैक टू अर्थ। ऐसा कहा जा रहा है कि जो इंटरनेशनल स्पेस एजेंसी है ये आपको 2 स्टेशन है वो 2024 में रिटायर कर जाएगा। दूसरा, हमारे जो इसरो चीफ है डॉक्टर शिवान, उनके द्वारा 2019 में एक स्टेटमेंट दिया गया था कि इंडिया भी प्लान कर रहा है अपना खुद का स्पेस स्टेशन वहां पे प्लान कर रहा है। इस चीज को भी हमारे जो चीफ थे डॉक्टर शिवान उनके द्वारा 2019 में बताया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हु टॉप्ड द फॉर्च्यून 2021 वर्ल्ड 50 ग्रेटेस्ट लीडर्स लिस्ट। ये जो लिस्ट है ना वो आपको फॉर्च्यून मैगजीन के द्वारा रिलीज किया जाता है। इस लिस्ट के हिसाब से जेसिंडा अर्डन जो है पीएम है न्यूजीलैंड के, वो टॉप पोजीशन पे है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के जो सीईओ है आधार पूनावाला, वो 10th स्पॉट पे है एंड ही इज द ओनली इंडियन अमॉन्ग द टॉप 10 नेम ऑन द लिस्ट। अगर आप टॉप रैंक सेकंड पे देखिएगा, इस लिस्ट में सेकंड रैंक पे देखिएगा तो आपको mRNA पायोनियर जो है वो आपको सेकंड पोजीशन पे है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हु बिकम द सेकंड डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ सेंट्रल तिब्बतन एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसके अभी रिसेंटली जो प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं इनका नाम है पेम्पा सेरिंग। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी। नेक्स्ट देख लीजिए, हु वाज इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ सीरिया इन मई 2021। तो प्रेसिडेंट ऑफ सीरिया जो है वो आपको बने हैं बशर अल असद, वाज री इलेक्टेड फॉर द 4th 7-year टर्म एज द प्रेसिडेंट ऑफ सीरिया। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, विच कंट्री डेवलप्ड इट्स मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर सिमोरद। देखिए ये जो सिमोरद है वो ईरान के द्वारा डेवलप किया गया है। ये जो नाम है ना सिमोरद, वहाँ के एक मिथोलॉजिकल फेनोक्स बर्ड है, लाइक बर्ड है सिमोग्रो, उसके नाम पे रखा गया है। ये जो पूरा सिस्टम है वो डिजाइन किया गया है आमिर कबीर यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एट ए कॉस्ट ऑफ 1 ट्रिलियन ईरानियन राइवल्स। द सिस्टम इज लोकेटेड एट ईरानियन हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग रिसर्च सेंटर एट AUT। देखिए इसके बाद एक और चीज बता देती हूँ कि जो नेक्स्ट जनरेशन सुपर कंप्यूटर है मरियम, नेम्ड आफ्टर इरानियन मैथमेटिशियन मरियम मिजाखानी, इज आल्सो बीइंग डेवलप्ड इन ईरान। देखिए ये जो सिमोग्रो है इसको बेसिकली यूज किया जाएगा फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वर्कलोड, ट्रैफिक एंड वेदर डाटा एंड इमेज प्रोसेसिंग, सैटेलाइट मीडिया क्लेम्स वगैरह के लिए इसको यूज किया जाएगा। अब हम लोग ईरान से रिलेटेड 2 इंपॉर्टेंट चीज देख लेते हैं। वहां के पीएम है आपको मुस्तफा अल कादमी
और कैपिटल है वहाँ का तेहरान। बहुत इंपॉर्टेंट है ये 2 पॉइंट भी। नेक्स्ट देख लेते हैं, हु वर्चुअली रिप्रेजेंटेड इंडिया इन द समिट ऑन फाइनेंसिंग ऑफ अफ्रीकन इकोनॉमीज 2021। देखिए हमारे जो ये देखिए ये जो समिट है ना वो रिसेंटली फ्रांस में ऑर्गेनाइज किया गया था। वहाँ के जो पीएम है वहाँ के जो प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रोन, उन्होंने इस मीटिंग को हेड किया था। ये समिट जो है इसमें से कुछ ऑर्गेनाइजेशन, कुछ कंट्रीज जो थी वहाँ पे प्रेजेंट थी और बहुत सारी कंट्रीज और बहुत सारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस थे वो वर्चुअली पार्टिसिपेट किए थे। इंडिया की तरफ से जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर है वी मुरलीधरन, उन्होंने यहाँ पे वर्चुअली पार्टिसिपेट किया था। ये इवेंट हाइब्रिड फॉर्मेट में हुआ था, मिक्स इन पर्सन मीटिंग एंड वीडियो कॉन्फ्रेंस वाज होस्टेड बाय फ्रांस। इसका ऑब्जेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट है, टू अरेंज फाइनेंशियल रिसोर्स फॉर रिवाइविंग द इकोनॉमी ऑफ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट विच हैज बीन इफेक्टेड बाय कोविड-19। देखिए यहाँ पे इंडिया की तरफ से इंडिया को रिप्रेजेंट किया था वी मुरलीधरन ने। यहाँ पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट स्टेप्स जो लिए गए थे टू हेल्प द अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, उनको यहाँ पे वी मुरलीधरन जी के द्वारा हाईलाइट किया गया था। अगर आप देखेंगे तो ड्यूरिंग द कोविड-19 पैंडेमिक इंडिया गिफ्टेड 150 टन ऑफ मेडिकल एड टू 25 कंट्रीज इन द कॉन्टिनेंट। इस बात को हाईलाइट किया गया था। हमारा जो वैक्सीन मैत्री, ये जो इनिशिएटिव है जिसके तहत क्या था कि 24.7 मिलियन डोजेज ऑफ इंडिजीनियस कोविड-19 वैक्सीन एज ग्रांट एंड कमर्शियल एंड कोवैक्स सप्लाइज टू 42 कंट्रीज इन द कॉन्टिनेंट, इस चीज को भी हाईलाइट किया गया था। एट प्रेजेंट देयर आर अराउंड 89 प्रोजेक्ट अक्रॉस 41 कंट्रीज इन अफ्रीका विच आर बीइंग implemented with Indian concessional credit, इस चीज को भी हाईलाइट किया गया था। Several digital innovations have emerged from India Africa partnership, one example is e-विद्या भारती, e-आरोग्य भारती नेटवर्क प्रोजेक्ट। ये कुछ हाईलाइटेड पॉइंट है जिनको वी मुरलीधरन जी के द्वारा यहाँ पे हाईलाइट किया गया था। During the third India Africa Forum Summit held in October 2015, India offered USD 600 million as a grant and concessional loan worth USD 10 billion for development project। इसमें से जो USD 6.4 बिलियन ऑफ लोन है हैज बीन सैंक्शनड, ये चीज को भी यहाँ पे हाईलाइट किया गया था। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये मीटिंग। यहाँ पे इंडिया ने क्या क्या इनिशिएटिव लिया इस कोविड के टाइम पे कंट्रीज, अफ्रीकन कंट्रीज को हेल्प करने के लिए, इन सब चीजों को वी मुरलीधरन जी के द्वारा हाईलाइट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। विच कंट्री सक्सेसफुली लॉन्च द स्पेस बेस्ड इंफ्रारेड सिस्टम जियोसिनेरस अर्थ ऑर्बिट फ्लाइट 5 सिबिर जियो 5 इन मई 2021। ये जो है वो रिसेंटली यूएसए के द्वारा लॉन्च किया गया है। द सैटेलाइट वाज लॉन्च्ड अब्रॉड द एटलस 5 रॉकेट फ्रॉम केप कार्नेवल स्पेस स्टेशन फ्लोरिडा यूएसए। अगर मैं आपको सिबिर जियो 5 के बारे में बताऊं तो एक मिसाइल वार्निंग सैटेलाइट है बिल्ड बाय लॉकहेड मार्टिन। इट विल हेल्प द यूएस टू प्रिपेयर फॉर एनी थ्रेटनिंग मिसाइल अटैक। ये यूएलए का फर्स्ट लॉन्च था 2021 का, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मिंगमा टेंजी शेरपा के बारे में। इन्होंने 4 दिन में माउंट एवरेस्ट को क्लाइम किया है, इन्होंने एक रिकॉर्ड ब्रेक किया है, तो ये भी बहुत ज्यादा न्यूज में रहे थे। ये नेपाल के हैं। आपको यहाँ पे एक और चीज बता देती हूँ, ये जो आपको मिंगमा टेंजी शेरपा है, ये एक नेपाल के माउंटेन गाइडर है। अभी रिसेंटली इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड क्रिएट किया है कि ये शॉर्टेस्ट मतलब 4 दिनों में ये 2 बार माउंट एवरेस्ट पे चढ़ चुके हैं। तो ये रिकॉर्ड इन्होंने अपने नाम किया है, बहुत ज्यादा ये न्यूज में रहते हैं। मिंगमा टेंजी शेरपा जो है वो नेपाल के माउंटेनर है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। द 5 डीप एक्सपीडिशंस हैज मेजर्ड द एक्सट्रीम डेप्थ ऑफ द वर्ल्ड 5 ओशियंस। अभी रिसेंटली जो 5 ओशियंस हैं उनके डेप्थ को मेजर किया गया है। पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, आर्टिक ओशन और साउथ ओशन, जिसको हम लोग एंटार्क्टिक ओशन भी कहते हैं, इनके डेप्थ को मेजर किया गया है। अब मैं आपको वर्ल्ड का सबसे डीपेस्ट पॉइंट ओशियंस में और सेकेंड डीपेस्ट पॉइंट वो मैं आपको बताऊंगी। पहले हम देख लेते हैं कि हर एक ओशन का डीपेस्ट पॉइंट कौन कौन सा है। अगर आप अटलांटिक ओशन का देखिएगा तो ब्राउन सॉन डीप जो है उसका डीपेस्ट पॉइंट है। अगर आप इसका डेप्थ देखिएगा तो 8378 मीटर्स है। अंटार्कटिक ओशन का देखिएगा तो फैक्टोरियन डीप जो है वो इसका डीपेस्ट पॉइंट है, 7432 मीटर्स जो है इसका डेप्थ है। अगर आप इंडियन ओशन का देखेंगे तो अननेम्ड डेप्थ जो है वो इसका डीपेस्ट पॉइंट है। अगर आप इसका डेप्थ देखिएगा तो 7187 मीटर्स है। पैसिफिक ओशन का सबसे डीपेस्ट, वर्ल्ड का जो अगर आप ओशियंस में सबसे डीपेस्ट पॉइंट देखिएगा वो आपको चैलेंजर डीप है। इसका डेप्थ
आपको 10,924 मीटर्स है। इवन जो सेकेंड डीपेस्ट पॉइंट है वर्ल्ड का, वो आपको पैसिफिक ओशन का ही है, हॉरिजन डीप, जिसकी अगर आप डेप्थ देखिएगा तो 10,816 मीटर्स है। आर्टिक ओशन का डीपेस्ट पॉइंट जो है वो आपको मॉलो होल है, जिसकी डेप्थ आपको 5,551 मीटर्स है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो डेप्थ है ओशंस का क्यों मेजर किया जाता है। बेसिकली ये जो डेप्थ है इनको पब्लिश करने के लिए मेजर किया जाता है इन द जियोसाइंस डाटा जर्नल। 80% ऑफ द ग्लोबल ओशन फ्लोर रिमेन अनसर्व्ड। तो इनकी अनसर्व्ड है, इनको सर्व करने के लिए मतलब इनको यूज करने के लिए भी इसके डेप्थ को मेजर किया जाता है कि क्या क्या चीजें हैं। देखिए आपको पता है कि ओशंस के अंदर बहुत सारे मिनरल्स वगैरह पाए जाते हैं, बहुत तरीके की, मतलब ये एक बहुत रिचेस्ट, ओशन का जो डेप्थ होता है वो बहुत रिचेस्ट होता है। इवन मैंने आपके साथ एक बार डिस्कस भी किया था कि निपॉन फाउंडेशन GEBCO सीबेडेड 2030 का जो एक प्रोजेक्ट था उसके बारे में मैंने आपके साथ एक बार डिस्कस किया था। इसमें ये जो डेप्थ है इनको मेजर करके इसमें रखा जाता है, इसमें दिया जाता है इन डाटा को, ताकि जो सी का जो डेप्थ है ना, सी का जो जो रिसोर्सेज हैं उनके ऊपर रिसर्च किया जा सके, क्या क्या चीज़ें हैं उन चीज़ों को ध्यान में रखने के लिए, उन चीज़ों के ऊपर रिसर्च करने के लिए इन डेप्थ को मेजर किया जाता है। देखिए ये डेप्थ जो है बहुत एसेंशियल है फॉर नेविगेशन, लेयरिंग अंडर वाटर केबल, फिशरीज मेजरमेंट एंड कंजर्वेशन। इन सब चीज़ों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इनका मेजरमेंट। अभी रिसेंटली इसको मेजर किया गया है और ये जो मेजरमेंट है ना वो आपका बैथीमेट्री के द्वारा किया जाता है। मतलब डेप्थ जो है ओशन का वो आपका बैथीमेट्री के द्वारा स्टडी किया जाता है ऑफ द अंडर वाटर डेप्थ ऑफ द ओशन फ्लोर और द लेक फ्लोर। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कामी रीता शेर्पा के बारे में। एक नेपाली माउंटेन गाइडर है हु ब्रोक हिज ओन रिकॉर्ड ऑफ द मोस्ट एसेंट ऑफ वर्ल्ड हाईएस्ट पीक फॉर 25th टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा चाइना बिकम द सेकेंड कंट्री आफ्टर यूएसए टू लैंड ए रोवर ऑन मार्स यूजिंग इट्स टाइनेन-1 स्पेसक्राफ्ट। नेम द चाइनीज रोवर। तो चाइनीज रोवर का नाम है जुरुंग। ये चाइना का स्पेसक्राफ्ट है टाइनेन-1 कैरी द रोवर जुरुंग सक्सेसफुली लैंडेड ऑन मार्स। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। इन मई 2021 a 2-day long गोवा मैरीटाइम सिनोप्सिस, जिसको हम GMS 21 कहते हैं, was held virtually. Which organization hosted GMS 21? ये जो है वो इंडियन नेवी के द्वारा रिसेंटली होस्ट किया गया है गोवा मैरीटाइम सिनोप्सिस 21। वर्चुअली इसको ऑर्गेनाइज किया गया था। इसका थीम बहुत इंपॉर्टेंट है, मैरीटाइम सिक्योरिटी एंड इमर्जिंग नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट, ए केस फॉर प्रोएक्टिव रोल ऑफ IOR NOVs। बहुत इंपॉर्टेंट है इसका थीम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है इंडिया यूके वर्चुअल समिट 2021। देखिए ये वर्चुअल समिट 4 मई 2021 को ऑर्गेनाइज किया गया था और इसमें हमारे इंडिया की तरफ से हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी और ब्रिटिश काउंटर पार्ट थे बोरिस जॉनसन, उन्होंने यहाँ पे चर्चा की थी। दैट विल एलिवेट बायलैटरल टाइज टू ए कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। यहाँ पे ये दोनों लीडर्स कोविड-19 और उसकी सिचुएशन, उनकी ऑनगोइंग फाइट को लेकर के क्या क्या स्टेप्स लिए गए हैं, इवन सक्सेसफुल वैक्सीनेशन ड्राइव के ऊपर भी इन लोगों के बीच में चर्चा हुई थी। यहाँ पे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पे भी चर्चा हुई थी। इन दोनों के बीच में किस तरीके से डिफेंस पार्टनरशिप, फोकसिंग ऑन मैरीटाइम एंड इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशन को स्ट्रेंथन किस तरीके से किया जाए, इन चीज़ों पे भी चर्चा हुई थी। यहाँ पे कुछ मेजर हाइलाइट्स है वो मैं आपके साथ डिस्कस कर लेती हूँ। इंडिया एंड यूके अडॉप्टेड रोड मैप 2030 फॉर एलिवेटिंग रिलेशनशिप टुवर्ड कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। यूके फाइनलाइज न्यू डील trade worth 1 billion British pound sterling to create 65,000 jobs in the UK. A MOU on India-UK migration and mobility partnership was signed to provide employment opportunity in the UK for 2 years for up to 3,000 Indian professionals. HAL signed an MOU with Rolls-Royce to establish packing, installation, marketing and service support for Rolls-Royce MT-30 marine engines in India. इन सारी चीज़ों पे यहाँ पे दोनों कंट्रीज़ के बीच में डिस्कस हुई थी। इन दोनों कंट्रीज के बीच में इंडो पैसिफिक द टू कंट्री एग्री टू बिल्ड एन एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कोलैबोरेशन ऑन इंडियाज फ्यूचर कॉम्पैक्ट एयर इंजन रिक्रूटमेंट। इसके बाद पीएम मोदी ने एक ट्वीट किया था कि ये जो समिट है एक प्रोडक्टिव समिट के रूप में आया। इससे इंडिया और यूके का जो रिलेशन है, कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, उसको एलिवेट करने के लिए ये समिट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट था।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। टेक्नोलॉजी कंपनी इकोपिया विल मैन्युफैक्चर रोबोटिक सोलर क्लीनिंग टेक्नोलॉजी इन इंडिया फॉर इट्स प्रोजेक्ट इन यूएई। इकोपिया बिलोंग्स टू विच कंट्री? देखिए ये इकोपिया जो है वो इजराइल से है। ये एक तरीके का रोबोटिक सोलर क्लीनिंग टेक्नोलॉजी है इन इंडिया फॉर ए प्रोजेक्ट इन यूएई। द प्रोजेक्ट विल टेक प्लेस थ्रू द ट्राइलेटरल कॉर्पोरेशन एग्रीमेंट बिटवीन द इजराइल, इंडिया एंड यूएई साइंड इन मई 2021 विच इज द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड बिटवीन द थ्री कंट्रीज। अब मैं आपको इकोपिया के बारे में कुछ चीज़ बता दूँ। ये एक लीडिंग कंपनी है इन रोबोटिक सॉल्यूशन सोलर। इट हैज़ ए मैन्युफैक्चरिंग बेस इन इंडिया एंड ओवर 27,000 मेगावाट ऑफ ग्लोबल प्रोजेक्ट। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारा, हु रिप्रेजेंटेड इंडिया इन द G7 फॉरेन एंड डेवलपमेंट मिनिस्टर्स मीटिंग इन मई 2021। देखिए मिनिस्टर्स मीटिंग हुई थी, G7 की फॉरेन एंड डेवलपमेंट मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई थी, जिसमें इंडिया को रिप्रेजेंट किया था एस जयशंकर जी ने। एस जयशंकर हमारे इंडियन एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं। उन्होंने भी रिसेंटली इसको लंदन यूके विजिट किया था 3 to 6 मई 2021 में, और यहाँ पे ये इस मीटिंग में उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। पहले मैं आपको G7 के बारे में बता देती हूँ। देखिए G7 कंट्रीज़ में है आपको ब्रिटेन, यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली एंड जापान। इंडिया को यहाँ पे गेस्ट कंट्री के रूप में यूके के द्वारा इनवाइट किया गया था, और इंडिया की तरफ से गए थे हमारे एस जयशंकर जी। देखिए यहाँ पे ड्यूरिंग द साइडलाइन ऑफ द मीटिंग ही हेल्ड डिस्कसिंग विद द मिनिस्टर्स ऑफ यूएस, साउथ अफ्रीका एंड द यूरोपियन यूनियन। द फर्स्ट ट्राइलेटरल मिनिस्टर डायलॉग बिटवीन इंडिया, फ्रांस एंड ऑस्ट्रेलिया वाज हेल्ड ऑन द साइडलाइन ऑफ G7 मीटिंग। अब मैं आपको यहाँ पे कुछ मेजर हाईलाइट्स बता देती हूँ। देखिए ये जो G7 मीटिंग हुई थी, जिसमें हमारे जयशंकर जी ने इंडिया को रिप्रेजेंट किया था, यहाँ पे आपको G7 फॉरेन एंड मिनिस्टर्स मीटिंग इन द फर्स्ट इन पर्सन मीटिंग सिंस द बिगनिंग ऑफ कोविड-19 पेंडेमिक। यहाँ पे इस मीटिंग में बहुत सारी बातों को डिस्कशन हुआ था। यहाँ पे फेयर एक्सेस टू वैक्सीन स्टॉक पाइल्स एंड स्ट्रेंथनिंग द ग्लोबल वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम्स नोन एज कोवैक्स वेयर ऑल्सो डिस्कस्ड। किस तरीके से सारे कंट्रीज़ को वैक्सीन वगैरह प्रोवाइड किया जाए, इसके ऊपर भी यहाँ पे डिस्कशन हुआ था। इंडिया एंड यूके ने यहाँ पे माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पार्टनरशिप एग्रीमेंट allowing professions to work and live in each other's country for 2 years को भी यहाँ पे साइन किया था। इंडिया, फ्रांस एंड ऑस्ट्रेलिया के बीच में फर्स्ट ट्राइलेटरल मिनिस्टर्स डायलॉग जो है वो इसी G7 फॉरेन एंड डेवलपमेंट मिनिस्टर्स मीटिंग के साइडलाइन पे वहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया था। ये मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट था इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए हमारा नेक्स्ट न्यूज़ है इंडिया यूरोपियन लीडर्स मीटिंग 2021। देखिए ये जो मीटिंग है वो पुर्तगाल के जो पीएम है एंटोनिया कोस्टाना, उनके द्वारा इसको होस्ट किया गया था। इंडिया की तरफ से हमारे जो पीएम है नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने इसमें वर्चुअली पार्टिसिपेट किया था। ये 16th इंडिया यूरोपियन लीडर्स मीटिंग थी 2021 की, जो कि हाइब्रिड फॉर्मेट में मई 8, 2021 को पुर्तगाल से ऑर्गेनाइज किया गया था। ये पहली बार था कि यूरोपियन यूनियन हैज़ होस्टेड ए मीटिंग विद इंडिया इन द EU+27 के फॉर्मेट में। यहाँ पे बेसिकली जो डिस्कशन का एरिया था वो 3 मेज की एरिया था। फॉरेन पॉलिसी एंड सिक्योरिटी, कोविड-19, क्लाइमेट एंड इन्वायरमेंट एंड ट्रेड, कनेक्टिविटी एंड टेक्नोलॉजी। ये 3 मेजर एरियाज थे जहाँ पे डिस्कशंस यहाँ पे चल रहा था। यहाँ पे आपको इंडिया एंड EU लॉन्च्ड कनेक्टिविटी पार्टनरशिप के ऊपर भी डिस्कशन हुआ था। यहाँ पे आपको पुणे जो मेट्रो रेल प्रोजेक्ट है उसके लिए यूरोज 150 मिलियन जो पैसे थे उसके लिए भी एक फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो यहाँ पे साइन किया गया था। अब मैं आपके साथ इसके कुछ मेजर हाइलाइट्स डिस्कस कर लेती हूँ। यहाँ पे इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन साइन कनेक्टिविटी पार्टनरशिप इनिशिएटिव फोकसिंग ऑन रीजनल कनेक्टिविटी इन द बिम्स्टेक कंट्री। मैंने आपको पहले भी बताया कि यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक कमिटेड द सेकेंड ट्रांच ऑफ 150 मिलियन यूरोज फॉर द पुणे मेट्रो रेल प्रोजेक्ट। और ये पहली बार था जो यूरोपियन यूनियन ने कोई मीटिंग होस्ट किया था इंडिया विथ इंडिया इन द EU+27 फॉर्मेट में यहाँ पे पहली बार होस्ट किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है ये मीटिंग इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पे आपको पार्टनरशिप देखने को मिला था इन रिस्पॉन्स टू चाइना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द पार्टनरशिप विल बी अलाइंड विथ दैट ऑफ इंडिया यूरोपियन यूनियन 2025 रोड मैप। अंडर द पार्टनरशिप particular focus will be given on regional connectivity in the third world countries, regions and India। ये बेसिक हाइलाइट्स थी इस मीटिंग के।
चलिए, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक? अगर आप यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक का हेडक्वार्टर देखेंगे तो वो आपको लग्जमबर्ग में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वेयर इज द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट पेडेस्ट्रियन सस्पेंशन ब्रिज 516 एरोरा लोकेटेड? तो ये 516 एरोरा जो है वो आपको पुर्तगाल में लोकेटेड है। अगर आप इसकी लेंथ देखेंगे तो 516 मीटर से, हाइट देखिएगा तो 175 मीटर है, और ये पाइवा नदी के दोनों जो पॉइंट है, दोनों जो बैंक है उसको कनेक्ट करता है। नेक्स्ट है हमारा पैसिक एक्सरसाइज। हालांकि बहुत सारे पैसिक्स एक्सरसाइज है, पहले मैं आपको पैसिक्स एक्सरसाइज के बारे में बता देती हूँ ये है क्या। देखिए, पैसिक एक्सरसाइज जो है वो यूजुअली कंडक्टेड बाय टू नेवीज टू मेक श्योर दैट द नेवीज आर एबल टू कम्युनिकेट एंड कॉर्पोरेट इन टाइम ऑफ वार और ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ। बहुत सारी कंट्रीज के साथ इंडिया जो है वो पैसिक एक्सरसाइज करता है। बेसिकली जो पैसिक एक्सरसाइज है वो कंडक्टेड बाय इंडियन नेवीज विथ फ्रेंडली फॉरेन नेवीज वाइल विजिटिंग ईच अदर्स पोर्ट ऑन ड्यूरिंग एन एंगेजमेंट एट सी। अभी रिसेंटली इंडिया एंड इंडोनेशिया की जो नेवीज है उनके बीच में एक पैसिक एक्सरसाइज हुआ है साउथ अरेबियन सी में। मेन एम ऑफ द एक्सरसाइज वाज टू इंप्रूव इंटर ऑपरेबिलिटी एंड अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द नेवी यूनिट ऑफ द टू कंट्रीज। अगर आप इंडिया के साइड से देखेंगे तो INS शारदा एंड ऑफशोर पेट्रोल वेसल विथ चेतक हेलीकॉप्टर पार्टिसिपेटेड इन द एक्सरसाइज। वहीं अगर आप इंडोनेशिया के पार्ट ऑफ व्यू से देखेंगे तो KRI सुल्तान जो है उसने एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया था। देखिए, यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूँ कि इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में एक मिलिट्री बायलैटरल एक्सरसाइज भी होता है। आर्म्ड के बीच में एक बायलैटरल एक्सरसाइज भी होता है जिसका नाम है गरुड़ा शक्ति। आप ऐसे ही साथ के साथ ना रिवाइज करते भी चलिए, क्योंकि एक टाइम पे बहुत सारी चीज़ें याद रखना मुश्किल है, तो यहाँ पे अगर आप रिवाइज करते जाइएगा ना तो आपको बार बार वो चीज़ें रिकॉल होती जाएंगी और आप उसको ईजिली याद रख सकते हैं लॉन्ग टाइम तक के लिए। चलिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ब्रिक्स एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग। देखिए, ये मीटिंग जो है वो वर्चुअल फॉर्मेट में रिसेंटली ऑर्गेनाइज किया गया था 11 to 12 मई 2021 में सुषमा स्वराज भवन न्यू दिल्ली में वर्चुअल फॉर्मेट में ऑर्गेनाइज किया गया था। यहाँ पे ब्रिक्स कंट्री जो थी उसने इसमें पार्टिसिपेट किया था। इसके अलावा आपको ILO, ISS, इंटरनेशनल सोलर एलियंस सिक्योरिटी, इन दो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया था। देखिए, ऐसा एज्यूम किया जा रहा है कि जो ब्रिक्स प्रेसिडेंसी जो है 2021 का वो इंडिया के पास है, तो इसी के साथ इंडिया ने इस समिट को जो है वो होस्ट किया था। इंडिया की तरफ से अपूर्व चंडेला सेक्रेटरी है लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट की, उन्होंने इंडिया को इसमें रिप्रेजेंट किया था। अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। पहले मैं आपको बता दूं ब्रिक्स के बारे में। ब्रिक्स जो है इसका फुल फॉर्म है आपको ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। ये इस कंट्रीज़ हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे इंटरनेशनल सोलर एलियंस एंड इंटरनेशनल सोशल सिक्योरिटी एजेंसी, इन दोनों एजेंसीज ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया था। इस डिस्कशन के कुछ बहुत सारे मेजर्स पॉइंट थे। इसमें आपको प्रमोशन ऑफ SSA अमॉन्ग ब्रिक्स कंट्रीज, इसको काफ़ी ज़्यादा प्रमोट किया जाता। सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट अमॉन्ग ब्रिक्स नेशंस को काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जा रहा था। यहाँ पे फिर मेजर डिस्कशन का पॉइंट था पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन द लेबर फोर्स, रोल ऑफ गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स इन लेबर मार्केट। ये मेजर डिस्कशंस के यहाँ पे पॉइंट थे। अब मैं आपको थीम बता दूं ब्रिक्स का। ब्रिक्स का थीम है इस बार 2021 का ब्रिक्स एट 15 इंट्रा ब्रिक्स कॉपरेशन फॉर कॉन्टिन्यूटी। ये इसका थीम है, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आप इसको ज़रूर ध्यान रखिए। चलिए, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ए वर्चुअल सेमिनार ऑन सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग एंड द यूज ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? ये जो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग को लेकर के एक वर्चुअल सेमिनार था वो आपको डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड न्यू डेवलपमेंट बैंक के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था। अब मैं आपको न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में बता देती हूँ। ये एस्टेब्लिश हुआ था 2014 में बाई ब्रिक्स कंट्रीज। हेडक्वार्टर है इसका संघाई चाइना। इसके प्रेसिडेंट है आपको मार्कोस टाइजो, ये इसके प्रेसिडेंट है। एशियन डेवलपमेंट बैंक अगर आप देखिएगा तो इसके प्रेसिडेंट है मातासुकु असाकावा, ये इसके प्रेसिडेंट है। हेडक्वार्टर है मनीला, फिलीपींस में। एस्टैब्लिश किया गया था 1996 में। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको ज़रूर ध्यान रखिए। स्पेशली अगर आप SSC, RRB जैसे एग्जाम्स देते हैं, IBPS का कोई भी एग्जाम देते हैं, तो इन सारे एग्जाम्स में ये बहुत फ्रिक्वेंटली आस्क्ड होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया विथ विच कंट्री हैज़ रिन्यूड इट्स बायलैटरल कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम CEP अंटिल 2023? तो इंडिया ने भी रिसेंटली कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम जो है उसको रिन्यू किया है मंगोलिया के साथ। इंडियाज कल्चरल मिनिस्ट्री इज सेट टू कंप्लीट रीप्रिंटिंग ऑफ 100 सेट ऑफ स्केयर्ड मंगोलियन कंजूर बाई 2022 फॉर डिस्ट्रीब्यूशन इन मंगोलिया। चलिए, अब मंगोलिया से रिलेटेड कुछ चीज़ें देख लें। यहाँ के प्रेसिडेंट है खलमातिंग बतुंगा।
कैपिटल है यहाँ का उलन बातोर। करेंसी अगर आप देखिएगा तो तोगरोग इसकी करेंसी है। आप इसके प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान मत दीजिए, मैं आपको साथ के साथ ये चीज़ें इसलिए बता देती हूँ क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप आज के टाइम पे एग्जाम का नेचर देखिएगा ना तो बहुत चेंज होता जा रहा है। जो भी कंट्री न्यूज़ में हो उससे रिलेटेड जितनी चीज़ें हैं वो भी आप थोड़ा थोड़ा पढ़ के रखिए क्योंकि कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है। चलिए मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सिटी टॉप्ड द स्टेट ऑफ इंडिया हेल्थ केयर इंडियन सिटीज थ्रू द लेंस ऑफ हेल्थ केयर 2021 रिपोर्ट दैट वाज रिलीज्ड बाय हाउसिंग.com। देखिए ये जो रिपोर्ट है हेल्थ स्टेट ऑफ इंडिया हेल्थ केयर इंडियन सिटीज थ्रू द लेंस ऑफ हेल्थ केयर 2021, ये रिपोर्ट रिलीज किया गया हाउसिंग.com के द्वारा। हाउसिंग.com जो है वो एक रियल एस्टेट पोर्टल है। इसके हिसाब से पुणे जो है महाराष्ट्र का वो हेल्थीएस्ट सिटी है अमॉन्ग द टॉप 8 अर्बन सिटीज ऑफ इंडिया with regard to the parameters like number of hospital beds, ease of living, water quality and the local body performance। टॉप 3 की अगर सिटीज़ देखिएगा तो आपको है पुणे, अहमदाबाद एंड बेंगलुरु। दिल्ली एनसीआर जो है वो आपको 8th नंबर पे आता है। मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन्स आपको 4th नंबर पे, हैदराबाद 5th पे, तेलंगाना हैदराबाद एंड तेलंगाना जो है वो आपको 5th पे आता है। चेन्नई एंड तमिलनाडु 6th पे, कोलकाता वेस्ट बंगाल का आपको 7th रैंक पे आता है। इस रिपोर्ट में एक और चीज़ मेजर हाईलाइट था वो था आपको इंडिया हैज़ द लोएस्ट नंबर ऑफ डॉक्टर्स पर 1000 पीपल्स, और ये भी चीज़ इसमें बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड थी। देखिए जितने भी पॉइंट्स मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ ना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इनको ध्यान रखिए। करंट अफेयर्स को आप इक्वल वेटेज दीजिए किसी भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आरआरबी का एग्जाम आपका नेक्स्ट मंथ होने वाला है। रीजनल रूरल डेवलपमेंट बैंक जो होता है आईबीपीएस के थ्रू इसका एग्जाम होता है, रीजनल रूरल बैंक का, इसका भी एग्जाम आपको नेक्स्ट मंथ होने वाला है। मेंस में इसका मेंस जो है आपको इसका सितंबर में होगा जिसमें करंट अफेयर्स का वेटेज काफ़ी रहता है, तो आप अच्छे से करंट अफेयर्स के सेक्शन को करते जाइए। एसएससी सीजीएल का भी डेट बहुत जल्दी ही अनाउंस कर दिया जाएगा, इवन उसका नोटिफिकेशन भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी आ गया है। अब हम लोग 67th बीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहेंगे 6 मंथ बेसिस पे अब मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। 6 मंथ जून तक के 2-3 टॉपिक्स और रह गए हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस कर लेती हूँ। फिर हम लोग बायो के भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और भी डिफरेंट सब्जेक्ट्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। कुछ और भी मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, विच कंपनी साइंड एन एमओयू विथ मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स फॉर इम्प्लीमेंटिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड करिकुलम टू स्किल एजुकेटर्स एंड स्टूडेंट इन ट्राइबल स्कूल। तो ये जो साइन है, ये जो एमओयू साइन किया गया है वो माइक्रोसॉफ्ट साइन किया है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, हु वाज अवॉर्डेड द इंटरनेशनल इनविंसिबल गोल्ड मेडल 2021 बाय महारथी ऑर्गेनाइजेशन। ये जो अवार्ड है वो हमारे जो यूनियन मिनिस्टर है रमेश पोखरियाल निशंक जी, उनको इस अवार्ड से नवाजा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हु लीड इंडियन डेलीगेट्स इन द 4th इंडिया स्विस फाइनेंशियल डायलॉग दैट वाज वर्चुअली कंडक्टेड इन मई 2021। तो इंडिया को यहाँ पे अजय सेठ जो कि हमारे इकोनॉमिक अफेयर सेक्रेटरी हैं, उन्होंने इस 4th इंडिया स्विस फाइनेंशियल डायलॉग में इंडिया को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया था। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, विच स्टेट यूटी हैज टॉप्ड इन इंप्लीमेंटिंग स्मार्ट सिटी मिशन एज पर रैंकिंग रिलीज बाय मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। तो देखिए इसमें टॉप रैंक पे आपको झारखंड है। ये जो स्मार्ट सिटी मिशन है वो 2015 में लॉन्च हुआ था। उस टाइम पे 48,000 करोड़ रुपीज जो है वो इसके लिए खर्च किए जाने थे। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा इसी से रिलेटेड है, हाउ मच अमाउंट हैज बीन एलोकेटेड टू स्मार्ट सिटी मिशन इन यूनियन बजट 2021 to 2022। तो इस बार के बजट में स्मार्ट सिटी मिशन के लिए 6,450 करोड़ रुपीस जो है वो एलोकेट किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, विथ विच कंट्री इंडिया रिन्यूड इट्स 2 MOU ऑन मिलिट्री कॉर्पोरेशन एंड मैरीटाइम इशूज इन मई 2021। तो अभी रिसेंटली ने 2 मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है ऑन मिलिट्री कॉर्पोरेशन एंड मैरीटाइम इशूज से रिलेटेड इंडिया एंड ओमान के बीच में रिसेंटली इसको रिन्यू किया गया है। अब मैं आपको इससे रिलेटेड कुछ चीज़ें और बता दूं, अभी रिसेंटली नसीम अल बहर बायलैटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज है इंडिया एंड ओमान का रिसेंटली कंडक्ट हुआ था। और एक और चीज़ ओमान को लेकर के अभी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, आपको याद होगा कि गांधी पीस प्राइज 2019 और 20 का दोनों साथ में अनाउंस किया गया था। तो 2019 का जो गांधी पीस प्राइज है वहाँ के लेट सुल्तान है कोबास बिन सईद अल सैद, उनको नवाजा गया था। तो कभी भी आप किसी भी एक कंट्री के बारे में कुछ पढ़ते रहते हैं ना, तो उससे रिलेटेड जितनी चीज़ें हैं आप वहाँ पे कोशिश कीजिए कि क्या क्या उससे रिलेटेड न्यूज़ में था आप उसको वहाँ पे रिकॉल कर सके, तो आपको पढ़ने में या फिर यूँ कहें कि याद रखने में बहुत ज़्यादा आसानी मिलेगा।
चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ब्रिक्स एस्ट्रोनॉमी वर्किंग ग्रुप, एस्ट्रोनॉमी वर्किंग ग्रुप की जो मीटिंग है ब्रिक्स की 7th मीटिंग अभी रिसेंटली इंडिया की तरफ से होस्ट किया गया था मई 2021 में। इट वाज कोऑर्डिनेटेड बाय इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स। अब हम लोग ब्रिक्स से रिलेटेड कुछ चीज़ें देख लेते हैं। ब्रिक्स जो है वो 2009 में स्टैब्लिश हुआ था। इसका फुल फॉर्म देख लीजिए। ब्रिक्स में आपको आता है ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, ये कुछ कंट्री इसके अंदर आते हैं। 2021 का चेयरमैनशिप जो है वो आपको इंडिया के पास में है। अगर आप ब्रिक्स के अंदर टोटल वर्ल्ड का पॉपुलेशन देखिएगा तो वर्ल्ड की पॉपुलेशन का 42% पॉपुलेशन जो है वो इन ब्रिक्स नेशन के अंदर आता है। जीडीपी देखिएगा तो वर्ल्ड के टोटल जीडीपी का 23% जीडीपी जो है वो ब्रिक्स नेशन की भागीदारी है। वर्ल्ड की टेरिटरी का 30% जो है वो टेरिटरी वो ब्रिक्स कंट्रीज का है। ग्लोबल ट्रेड का 18% ट्रेड जो है वो इन ब्रिक्स कंट्रीज के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पे ब्रिक्स से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हु चेयर्ड द 33rd वर्चुअल मीटिंग ऑफ हेल्थ मिनिस्टर्स ऑफ कॉमनवेल्थ कंट्रीज इन मई 2021। देखिए इस वर्चुअल मीटिंग को इंडिया की तरफ से जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं हर्षवर्धन जी, उन्होंने यहाँ पे इंडिया को रिप्रेजेंट किया था। इसका थीम बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉमनवेल्थ रिस्पॉन्स टू कोविड-19, इंश्योरिंग इक्विटेबल एक्सेस टू वैक्सीन एंड बिल्डिंग रेजिलेंस फॉर हेल्थ सिस्टम एंड इमरजेंसीज। यहाँ पे कोविड-19 के वजह से जो चैलेंजेस हेल्थ सिस्टम ने फेस किया है, इन सब चीज़ों को यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डिस्कस किया गया था। इवन इंडिया के जो हेल्थ मिनिस्टर हैं डॉक्टर हर्षवर्धन जी, उन्होंने इंडिया ने क्या क्या इनिशिएटिव लिया कोविड-19 वैक्सीन को लेकर के, कोविड-19 के टाइम पे दूसरी कंट्रीज़ को हेल्प करने के लिए, उन सारी चीज़ों को यहाँ पे हाईलाइट किया गया। साथ ही साथ इंडिया में जो भी मास लेवल पे जो वैक्सीनेशन का ड्राइव चल रहा है, इन चीज़ों को भी यहाँ पे उन्होंने अप्रिशिएट किया, इंडिया के एफर्ट्स को उन्होंने यहाँ पे अप्रिशिएट किया। अब हम लोग मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ अफेयर्स के बारे में, हेल्थ एंड फैमिली अफेयर्स के बारे में कुछ चीज़ें जान लेते हैं। इसके यूनियन मिनिस्टर हैं डॉक्टर हर्षवर्धन, जिनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है चांदनी चौक, दिल्ली। अगर आप मिनिस्टर ऑफ स्टेट देखेंगे तो अश्विनी चौधरी दुबे हैं, अश्विनी कुमार चौबे हैं, इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी बक्सर, बिहार से है। अर्जुन मुंडा जो है उन्होंने भी रिसेंटली लॉन्च किया है अनामया, द ट्राइबल हेल्थ कोलैबोरेटिव। इट इज़ अ मल्टी स्टेक होल्डर इनिशिएटिव ऑफ ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर। देखिए ये जो अनामया है ना, यूनियन मिनिस्ट्री फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, इन दोनों ने मिल करके इसको लॉन्च किया है। और इसको बहुत सारे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस, बहुत सारे प्राइवेट एनजीओज वगैरह ने भी सपोर्ट किया है। जिसमें से अगर आप दो मेजर में आपको बताओ तो वो है आपको पिरामिल फाउंडेशन एंड बेलेंडा गेट्स फाउंडेशन, इन्होंने भी इस अनामया को सपोर्ट किया है। देखिए बेसिकली ये जो अनामया है ये एक हेल्थ ट्राइबल हेल्थ कोलैबोरेटिव है। ट्राइबल एरियाज़ में बहुत सारी ऐसी डिजीज़ें हैं जो काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, उन सब चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए, उनको एक बेटर हेल्थ सिस्टम प्रोवाइड करने के लिए इस अनामया को लॉन्च किया गया है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के द्वारा। इसके तहत कुछ डिजीज़ हैं जैसे आपको टीबी है, ये सब चीज़ें जो होते हैं वो आपको बहुत कॉमन है ट्राइबल एरियाज़ में। तो इसको लेकर के जागरूकता, इसको लेकर के मेडिसिन वगैरह प्रॉपर प्रोवाइड करना, ये सारी चीज़ें इसके तहत कराया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, ये जो है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, ये रिसेंटली रिलीज किया गया है नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के द्वारा अभी रिसेंटली इसको रिलीज किया गया है। ये की इकोनॉमिक इंडिकेटर है ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। IIP बेस्ड ग्रोथ रेट ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 2020 to 2021 इज 8.6%। अगर आप इस कोविड की वजह से देखेंगे तो जो 8 जो कोर इंडस्ट्रीज एरिया है उनमें काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन देखने को मिला है। इवन यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ देख लीजिए कि IIP जो है इंडस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इनका बेस ईयर जो है वो 2011 से 2012 है। कैपिटल गुड सेक्टर हैज़ ग्रोन हाईएस्ट डिक्लाइन इन द इंडस्ट्रियल इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 2022-2021। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। विच रेलवे स्टेशन हैज़ बिकम द 6,000th स्टेशन एट विच वाईफाई सर्विस हैज़ बीन इनेबल्ड। तो अभी रिसेंटली हजारीबाग जो है झारखंड का रेलवे स्टेशन, वहाँ पे भी रिसेंटली वो 6,000वां स्टेशन बना है जहाँ पे वाईफाई सर्विसेज जो है वो लगाई गई है, वहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। कनेक्ट कॉमर्स क्रिएटिंग ए रोड मैप फॉर डिजिटली इंक्लूसिव भारत रिपोर्ट हैज़ बीन रिलीज्ड बाय। देखिए ये जो रिपोर्ट है ना कनेक्ट कॉमर्स, ये आपको नीति आयोग एंड मास्टर कार्ड, ये दोनों मिल करके इस रिपोर्ट को रिसेंटली रिलीज किया गया है।
ये रिपोर्ट सजेस्ट करता है क्रिएशन ऑफ फिजी डिजिटल मॉडल, मतलब फिजिकल प्लस डिजिटल इन एग्रीकल्चर एनबीएफसी सेक्टर, ये इसका बिगेस्ट सजेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेम द स्टेट यूटी दैट हैज रिसीव्ड हाईएस्ट सीएसआर फंड बिटवीन फाइनेंशियल ईयर 15 एंड फाइनेंशियल ईयर 20। तो हाईएस्ट सीएसआर फंड जो है वो महाराष्ट्र ने रिसेंटली रिसीव किया है। सेक्टर ऑफ एजुकेशन, लाइवलीहुड एंड डिफरेंटली एबल्ड पीपल गॉट हाईएस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम इंडियन कॉर्पोरेट अंडर सीएसआर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगर आप एफडीआई फ्लो देखेंगे इंडिया में फाइनेंशियल ईयर 2020 से 2021 में, तो वो आपको $81.72 बिलियन है। वहीं अगर आप 2019 से 2020 में एफडीआई इनफ्लो अगर आप इंडिया में कंपेयर करेंगे तो आपको $74.39 बिलियन था। तो इससे आपको क्या देखने को मिल रहा है कि 10% जो है वो इंक्रीज मिला है फाइनेंशियल ईयर 2020 से 2021 में और इनफ्लो में, एफडीआई इनफ्लो में यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है। ये बहुत अच्छा साइन है इंडियन इकोनॉमी के लिए। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन स्कीम वाज लॉन्च बाय पीएम मोदी। देखिए पीएम केयर जो है वो रिसेंटली 29 मई 2021 को पीएम मोदी के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसके तहत क्या है, कोविड-19 की वजह से जो बच्चे अपने पेरेंट्स को लॉस्ट कर चुके हैं, वो अपने पेरेंट्स को खो चुके हैं, उनको सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन स्कीम जो है वो रिसेंटली लॉन्च किया गया है। इसके तहत वो बच्चे जो अपने बोथ पेरेंट या फिर सर्वाइविंग पेरेंट्स या फिर लीगल गार्जियन को इस कोविड की वजह से खो चुके हैं, उनको सपोर्ट करने के लिए पीएम मोदी ने इस स्कीम को लॉन्च किया है। इसके तहत आपको एक फिक्स डिपॉजिट दिया जाएगा बच्चे के नाम से, 10 लाख रुपीस का फिक्स डिपॉजिट दिया जाएगा। जब आप 18 साल का एज पास कर लेते हैं तब आप उस फिक्स डिपॉजिट को तोड़ करके अपने हायर एजुकेशन वगैरह के लिए यूज़ कर सकते हैं। इनको एक मंथली स्टेपेंस भी दिया जाएगा फ्रॉम 18 ईयर्स ऑफ एज फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर्स टू टेक केयर ऑफ हीज और हर पर्सनल रिक्वायरमेंट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ हायर एजुकेशन। जब वो 23 साल के एज को पहुंच जाते हैं उस टाइम पर उनके कॉर्पस अमाउंट दिया जाएगा एज वन लम्प सम फॉर पर्सनल एंड प्रोफेशनल यूज़ के लिए दिया जाएगा। देखिए जो बच्चे 10 साल के नीचे के हैं उनको नियरेस्ट केंद्रीय विद्यालय या फिर प्राइवेट स्कूल्स में डे स्कॉलर के रूप में एडमिशन मिलेगा। अगर मान लीजिए वो किसी भी प्राइवेट स्कूल में एडमिशन लेते हैं तो उसका जो खर्च है वो पीएम केयर के द्वारा दिया जाएगा, चाहे वो उनका स्कूल का एक्सपेंडिचर हो, यूनिफॉर्म हो, टेक्स्ट बुक, नोटबुक, हर चीज़ का जो पेमेंट है वो पीएम केयर के द्वारा दिया जाएगा। 11 से 18 साल की उम्र के जो बच्चे हैं उनको गवर्नमेंट स्कूल जैसे सैनिक स्कूल है, नवोदय विद्यालय है, इनमें इनको एडमिशन दिया जाएगा और उसका भी जो प्रॉपर स्टडीज़ वगैरह है वो इन स्कूल से कंप्लीट कराया जाएगा। हायर एजुकेशन के लिए गवर्नमेंट एक लोन प्रोवाइड करेगी, इन स्टूडेंट्स को इंटरेस्ट पे लोन प्रोवाइड करेगी पीएम केयर के थ्रू। इसके बाद आपको एक हेल्थ इंश्योरेंस भी दिया जाएगा। आयुष्मान भारत स्कीम के तहत 5 लाख रुपए का आपको हेल्थ इंश्योरेंस भी दिया जाएगा। द प्रीमियम अमाउंट फॉर दिस चिल्ड्रेन टिल द एज ऑफ 18 विल बी पेड बाय पीएम केयर। तो ये सारी फैसिलिटीज़ जो है वो पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन स्कीम के द्वारा उन बच्चों को दिया जाएगा जो कोविड की वजह से अपने पेरेंट्स को लॉस्ट कर चुके हैं, जो कि इस टाइम पे अनाथ हो चुके हैं। उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ी सौगात पीएम मोदी के द्वारा लॉन्च की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेशनल मिशन ऑन द यूज ऑफ बायोमास। द मिनिस्ट्री ऑफ पावर इज सेट टू एस्टैब्लिश ए नेशनल मिशन ऑन द यूज ऑफ बायोमास इन ए कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट with a minimum mission duration of 5 years. It will address the issue of air pollution caused by farm-stable burning. It will also contribute to National Clean Air Program launched in January 2019. चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वेयर इज कुन्नू नेशनल पार्क रिसेंटली इन न्यूज़। ये जो कुन्नू नेशनल पार्क है वो आपको एमपी में है, मध्य प्रदेश में है। हेयर चीता डिक्लेयर्ड एक्सटिंक्ट इन इंडिया इन 1952 इज सेड टू बी रीइंट्रोड्यूस्ड इनटू इंडिया इन नवंबर 2021 अंडर प्रोजेक्ट चीता। 10 अफ्रीकन चीता विल बी बाउट फ्रॉम साउथ अफ्रीका एंड नाइमीबिया एंड रीइंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत न्यूज़ में रहा था। कुन्नू नेशनल पार्क ये आपको मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। Name the country that recently announced to become a member of Net Zero Producer Forum. तो recently Net Zero जो प्रोड्यूसर फोरम है इसका मेंबर बनना चाह रहा है सऊदी अरेबिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज द नेट जीरो बाई 2050 रिपोर्ट दैट फ्रेम्स ए रोड मैप टू अचीव नेट जीरो ग्लोबल कार्बन इमिशन बाई 2050। देखिए ये जो स्पेशल रिपोर्ट है वो रिसेंटली इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की तरह रिलीज किया गया है, जिसका टारगेट है, जिसका जो अगर आप इस मिशन का टाइटल देखिएगा, टाइटल है नेट जीरो बाई 2050 ए रोड मैप फॉर ग्लोबल एनर्जी सेक्टर। इसका टारगेट है कि जो ग्लोबल एनर्जी सेक्टर है उसमें नेट जीरो इमिशन हो इन 2050। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी।
अगर आपको मैं इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का अगर आपको मैं हेडक्वार्टर बता दूं तो इसका हेडक्वार्टर है पेरिस में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल मीथेन असेसमेंट लॉन्च्ड बाय यूएनईपी एंड सीसीएसी, ह्यूमन काउज्ड मीथेन इमिशन कैन बी रिड्यूस्ड बाय व्हाट परसेंट इन 2020 टू 2030। देखिए ये जो ग्लोबल मीथेन असेसमेंट है ना, ये आपका यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम एंड क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोलिटेशन के द्वारा रिसेंटली लॉन्च किया गया था। अगर मैं आपको क्लाइमेट क्लीन एयर कोलिटेशन बताऊँ तो ये एक ग्लोबल पार्टनरशिप है ऑफ गवर्नमेंट एंड नॉन स्टेट पार्टनर्स। इस रिपोर्ट के हिसाब से ह्यूमन caused methane emission can be reduced by 45% in 2020 to 2030. These reduction will help to avoid 0.3% डिग्री सेल्सियस ऑफ ग्लोबल वार्मिंग बाय 2025। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इस असेसमेंट में कहा गया था। अब मैं यहाँ पे यूएनईपी का हेडक्वार्टर बता देती हूँ। पहले इसका फुल फॉर्म देख लीजिए। इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, जिसका हेडक्वार्टर है नायरोबी में, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मीथेन अकाउंट फॉर %% ऑफ द ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस इमिशन। तो ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस इमिशन का जो 20% है वो आपको इस मीथेन के द्वारा जो होता है वो अकाउंट करता है। मीथेन का उसमें कंट्रीब्यूशन होता है ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस इमिशन में। नेक्स्ट देख लेते हैं। पुटोला नाच इज ए ट्रेडिशनल स्ट्रिंग पपेट थिएटर फ्रॉम विच स्टेट। ये जो स्ट्रिंग पपेट ये जो थिएटर है वो आपको असम का है। बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा था, तो आपको एग्जाम में किसी न किसी तरीके से पूछ लिया जाएगा, तो आप इसको ध्यान में रख लीजिए। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। ICAR न्यू दिल्ली डेवलप्ड ए हाई यील्डिंग पेस्ट रेसिस्टेंट वेराइटी ऑफ सोयाबीन कॉल्ड मैक्स 1407, इसका नाम है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। हु हैज़ बीन नेम्ड एज CEO ऑफ द प्रपोज्ड बैड बैंक इन इंडिया। देखिए यहाँ पे जो बैड बैंक है इसको भी इस साल के यूनियन बजट में हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण जी, उनके द्वारा इसको प्रपोज किया गया था। बैड बैंक जो है ये नेशनल असिस्ट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को NARC को बैड बैंक कहा गया है यहाँ पे। इसके CEO रिसेंटली अपॉइंट किए गए हैं पद्म कुमार M नैयर। अब मैं आपको बैड बैंक के बारे में बता देती हूँ। देखिए जो भी बैंक है उनके पास NPA काफ़ी ज़्यादा हो जा रहा है। इवन अगर आप एक रिपोर्ट के हिसाब से देखिएगा तो सितंबर में अगर नॉर्मल होता जाता है कोविड का कंडीशन, तो NPA जो है वो आपको 14% तक इंक्रीज हो जाएगा। तो गवर्नमेंट के जितने भी बैंक्स हैं उनके पास, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे फिर वो गवर्नमेंट हो, उनके पास NPA काफ़ी ज़्यादा हो जा रहा है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स काफ़ी ज़्यादा हो जा रहा है। अब मैं आपको नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बता देती हूँ। देखिए गवर्नमेंट जो है या बैंक जो है वो आपको लोन प्रोवाइड करती है। लोन का कुछ परसेंटाइल जो है वही बैंक को इंस्टॉलमेंट के रूप में आ पाता है। बहुत सारे लोन है, जैसे आपने PNB का फ्रॉड देखा होगा, ऐसे बहुत सारे लोन है जो बैंक के पास रिटर्न आता ही नहीं है, तो उसको हम नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स कहते हैं। तो इंडिया में आज के टाइम पे नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जो है वो हमारी इकोनॉमी पे एक बहुत बड़ा बर्डन हो गया है। तो इस बर्डन को कम करने के लिए इस बार हमारे बजट में नेशनल असिस्ट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को बनाया गया है, जिसको हम बैड बैंक के नाम से भी जानते हैं। और अभी तक एक्सपेक्टेड था कि जून 2021 में ये जो बैड बैंक है वो सेटअप हो जाएगा। प्रपोज्ड था ये इस बार के बजट में, और ऐसा था कि जून 2021 तक ये सेटअप हो जाएगा। तो इसके CEO बनाए गए पद्म कुमार M नैयर जो SBI के MD थे। ठीक है, इस बैंक का बेसिक काम यही रहेगा कि लीगल तरीके से इन NPA जो है उसको किसी भी तरीके से लीगल तरीके से उसकी वसूली की जा सके, या फिर यूँ कहें कि उसको वापस लाया जा सके। उन NPA जो है उनको वापस लाया जा सके। इस NPA को आज के टाइम पे जो बर्डन है हमारी इकोनॉमी पे, इसको कम किया जा सके। तो ये इस बैंक का बेसिक काम रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा इसी से रिलेटेड है। व्हाट नेम हैज़ बीन प्रपोज्ड फॉर बैड बैंक विच इज़ मोस्ट लाइकली टू कम अप इन जून 2021। तो बैड बैंक का जो नाम है वो आपको है नेशनल असिस्ट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। इस बार बजट में पेश किया गया था और जून 2021 में इसको सेटअप कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। विच इज़ द ओनली इंडस्ट्री अमंग कोड इंडस्ट्री ग्रुप इन इंडिया दैट रजिस्टर्ड ए पॉजिटिव ग्रोथ रेट बेस्ड ऑन IIP बेस ईयर 2011 से 2012। तो इस बेस ईयर के हिसाब से IIP इंडस्ट्रियल इंक्लूसिव इंडस्ट्रियल ग्रोथ रिपोर्ट जो आई थी उसमें पॉजिटिव ग्रोथ रेट जो है वो आपको फर्टिलाइजर नहीं, 8 जो कोर इंडस्ट्रीज है उसमें फर्टिलाइजर ही एक ऐसा इंडस्ट्री है, कोर इंडस्ट्री है जिसने पॉजिटिव ग्रोथ रेट शो किया था इस रिपोर्ट में। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी।
चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हु वाज रिसेंटली अपॉइंटेड एज फोर्थ डिप्टी गवर्नर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो अभी रिसेंटली फोर्थ डिप्टी गवर्नर अपॉइंट किए गए हैं टी रविशंकर। मैं यहाँ पे एक चीज़ आपको सजेस्ट करूंगी कि आरबीआई की 4 डिप्टी गवर्नर्स होते हैं। एक नाम तो आपको पता चल गया टी रविशंकर, और जो 3 नाम है आप उसको यहाँ पे ज़रूर देख लीजिए, एक बार रिवाइज आप ज़रूर कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच स्टेट इन इंडिया टू reimburse GST टू कॉर्पोरेट फर्म्स NGO ऑन कोविड-19 एपिडेमिक रिलेटेड डोनेशंस। तो यहाँ पे जीएसटी जो है वो चेंज किया गया है, यहाँ पे कुछ लिबर्टीज दी गई है हरियाणा में इन कुछ सेक्टर्स के लिए जो कोविड-19 के टाइम पे बहुत ज़्यादा डोनेशंस कर रहे थे, उनके लिए जीएसटी में कुछ चेंजेस किया गया है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द आरबीआई सेंट्रल बोर्ड अप्रूव्स द ट्रांसफर ऑफ डेट्स एट सरप्लस टू द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर 2020 टू 2021। तो अभी रिसेंटली आरबीआई ने 99,122 करोड़ रुपीज़ जो है वो इंडियन गवर्नमेंट को अभी रिसेंटली ट्रांसफर किए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलोकेशन फॉर नेशनल हेल्थ मिशन फॉर फाइनेंशियल ईयर 2020 टू 2021 इज। तो नेशनल हेल्थ मिशन के लिए एलोकेट किया गया है 36,576 करोड़ रुपीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइनेंस मिनिस्टर हैज़ डिसाइडेड टू प्रोवाइड एन एडिशनल डैश टू स्टेट एज एन इंटरेस्ट फ्री 50-ईयर लोन फॉर कैपिटल प्रोजेक्ट। तो इसके लिए फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा 15,000 करोड़ रुपीज़ जो है वो रिसेंटली डिसाइड किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, द मिनिमम वेजेस including variable dearness allowances for workers engaged in central sphere as armed watches and guard in Schedule A areas effective from 1st April 2021 is। तो ये जो मिनिमम वेजेस है वो 853 रुपीज़ कर दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच कंट्री ऑफ द वर्ल्ड हैड मैक्सिमम ऑफिशियल गोल्ड होल्डिंग एज ऑन 31 मार्च 2021। तो मैक्सिमम ऑफिशियल गोल्ड होल्डिंग जो है वो आपको यूएसए के पास है एज ऑन 31 मार्च 2021। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द स्टेट दैट वर इफेक्टेड बाय द साइक्लोनिक स्टॉर्म ताउते विच इमर्ज्ड इन मिड मई 2021। देखिए ये जो ताउते साइक्लोन था वो आपको अरेबियन सी में आया था। तो जितने भी जो वेस्टर्न कोस्टल जितने भी स्टेट्स हैं वो इससे काफ़ी ज़्यादा इफेक्टेड हुए थे, जिनमें आपको केरला, कर्नाटका, गोवा, तमिलनाडु, गुजरात एंड महाराष्ट्र, ये मिड मई में आया था। उस टाइम पे ये सारे स्टेट्स में काफ़ी ज़्यादा आपको यहाँ पे डिस्टर्बेंस देखने को मिली थी। मैं आपको यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बता दूँ कि देखिए साइक्लोन का नाम जो है वो डिफरेंट कंट्रीज़ के द्वारा रखा जाता है। अगर आप ताउते देखेंगे, ये नाम आपको म्यांमार के द्वारा रखा गया था। उसके जस्ट बाद आपको वे ऑफ बंगाल में यास आया था। यास का नाम जो है वो ओमान के द्वारा रखा गया था। ये इससे बहुत ज़्यादा तबाही नहीं हुई थी, क्योंकि ये जो एरिया है वेस्ट बंगाल और उड़ीसा का, यहाँ पे साइक्लोन का इफेक्ट वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और बिहार के कुछ एरिया में आपको साइक्लोन का इफेक्ट देखने को मिला था, लेकिन बहुत ज़्यादा डिजास्टर्स नहीं हुआ था। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, द सुपर फ्लावर ब्लड मून नेम्ड फॉर टोटल एलिप्स अपीयर्ड ऑन। ये जो सुपर फ्लावर ब्लड मून है वो आपको 26 मई 2021 को देखने को मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रशिया मेड स्पुतनिक 5 वैक्सीन अगेंस्ट कोविड-19 इन्फेक्शन हैज़ बीन रोल्ड आउट इन इंडिया बाय। देखिए ये जो कोविड-19 वैक्सीन है वो रिसेंटली इंडिया में डॉक्टर रेड्डी लैबोरेटरी के द्वारा इसको तैयार किया जाएगा और इसको मार्केट में अवेलेबल भी कराया जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट देख लेते हैं, व्हाट इज़ कोविसेल्फ। देखिए रिसेंटली आईसीएमआर ने कोविसेल्फ को अप्रूवल दिया है। ये एक तरीके का कंट्री का फर्स्ट होम बेस्ड सेल्फ यूज रैपिड टेस्ट है फॉर कोविड-19, क्रिएटेड बाय पुणे बेस्ड माई लैब डिस्कवरी सॉल्यूशन के द्वारा। इसके तहत क्या है कि आपको आरटीपीसीआर या फिर एंटीजन टेस्ट के लिए जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर मान लीजिए आप कहीं से ट्रैवल करके आ रहे हैं या फिर आपको माइल्ड सिम्टम्स आ रहा है, तो आप कोविसेल्फ की मदद से आप अपना कोविड टेस्ट कर सकते हैं और बेटर रिजल्ट के लिए, हालांकि इसके रिजल्ट पे बहुत ज़्यादा रिलाई नहीं किया जा सकता है, लेकिन आप इस पर कर सकते हैं। बाद में अगर आप मान लीजिए कोविसेल्फ में पॉजिटिव आते हैं तो आप जाकर के आरटीपीसीआर टेस्ट या फिर फर्दर टेस्ट के लिए आप जा सकते हैं। लेकिन ये घर पे टेस्ट करने के लिए होम बेस्ड जो सेल्फ यूज रैपिड टेस्ट के लिए है कोविड-19 फॉर कोविड-19, इसको रिसेंटली आईसीएमआर के द्वारा इसको अप्रूवल दिया गया है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, चौपाल ओपीडी इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड इन। ये जो चौपाल ओपीडी है वो दिल्ली का अर्बन विलेज है गिडौरनी, वहाँ पे ये ऑर्गेनाइज किया गया था। इसके तहत क्या था कि देखिए कोविड के टाइम पे इस गांव की आबादी जो है वो 1 लाख थी। सेकेंड वेव के टाइम पे यहाँ पे एक ही दिन में 2 से 3 डेथ हो गई थी। उसके बाद लोग काफ़ी ज़्यादा हरकंप में आ गए थे। वहाँ पे एक रिटायर्ड नेवी ऑफिसर थे, उनके द्वारा एक चौपाल ओपीडी स्टार्ट करवाया गया था। इसके तहत एक पेड़ के नीचे डॉक्टर अवेलेबल रहते थे और वहाँ पे लोग एक बाय एक करके आते थे अपने
जिनको कोविड था या फिर जिनको कोविड के थोड़े बहुत सिम्टम्स थे, उनको वहाँ पे डॉक्टर फ्री ऑफ कॉस्ट देखते थे। 40 से 50 दिनों तक ये चौपाल ओपीडी चला था। इसके अंदर कुमार जो नेवी के रिटायर ऑफिसर थे, डॉक्टर कुमार, उनके परिवार के भी कुछ डॉक्टर्स थे, वो भी यहाँ पे वॉलंटरी लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करते थे। यहाँ पे जो भी सर्विसेज प्रोवाइड किया जाता था इन लोगों को, वो फ्री ऑफ कॉस्ट था। ये 40 से 50 दिन तक चौपाल ओपीडी जो था वो चल रहा था। इसके तहत डॉक्टर 5:30 बजे से 7 बजे तक वहाँ पे अवेलेबल रहते थे, ताकि वो पेशेंट को देख सके जिनको कोविड या फिर कोविड के माइल्ड सिम्टम्स थे। और इसके अलावा वो पूरे टाइम टेलीकंसल्टेशन के लिए अवेलेबल रहते थे। बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट भी। चलिए हम नेक्स्ट देख लेते हैं। विच सेक्टर इन इंडिया अट्रैक्टेड हाईएस्ट एफडीआई ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 2020 टू 2021? तो इस टाइम पे हाईएस्ट एफडीआई जो है वो आपको कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के सेक्टर में देखने को मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंक विच हैज रिपोर्टेड हाईएस्ट नंबर एंड अमाउंट इन्वॉल्व इन फ्रॉड? तो एसबीआई जो है उसमें सबसे ज़्यादा अमाउंट जो फ्रॉड हुआ है वो एसबीआई के साथ ही हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्टेट विच वेर इफेक्टेड बाय साइक्लोन यास? देखिए मैंने आपको कुछ ही टाइम पहले साइक्लोन ताउती के बारे में बताया था। ये जो है आपको अरेबियन सी में आया था। ये मोस्टली आपको वेस्टर्न कोस्टल एरियाज जो थे उसको इन्होंने इफेक्ट किया था। वहीं यास जो है वो आपको बे ऑफ बंगाल में आया था। इसका मोस्ट इफेक्ट आपको उड़ीसा, वेस्ट बंगाल और आपको बिहार के कुछ एरियाज में देखने को मिला था। ये जो यास साइक्लोन है इसका नाम जो है ओमान के द्वारा रखा गया था। इससे बहुत ज़्यादा ये इस बार बहुत ज़्यादा डिजास्टर्स नहीं रहा था, बहुत ज़्यादा हानि नहीं हुई थी, कुछ इफेक्ट इसका देखने को मिला था। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वेयर वाज द 4th एडिशन ऑफ चेंज नाउ समिट वाज हेल्ड फ्रॉम 27 टू 29 मई 2021? तो देखिए ये जो 4th एडिशन था चेंज नाउ समिट का, वो आपको पेरिस में रिसेंटली ऑर्गेनाइज किया गया था। ये जो समिट है इट इज़ ऑल अबाउट कंक्रीट एक्शन एंड इनोवेशंस, क्लाइमेट चेंज, इंड ऑफ प्लास्टिक पॉपुलेशन, न्यू फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर, न्यू मॉडल ऑफ एजुकेशन, सॉल्यूशन टू द रिफ्यूजीज क्राइसिस, क्लीन एनर्जी, सस्टेनेबल सिटीज एंड अदर सॉल्यूशंस टू आवर मोस्ट अर्जेंट ग्लोबल इशूज। इसमें यहाँ पे इन्हीं चीज़ों को, जो इन्वायरमेंट को लेकर के जो मेजर इनिशिएटिव्स लिए जा रहे थे उनको यहाँ पे डिस्कस किया गया था। यहाँ पे एंड ऑफ प्लास्टिक यूज़ को यहाँ पे डिस्कस किया गया था। उसके लिए यहाँ पे इनोवेशंस, एक्शंस लेने की बात हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये समिट भी। 4th एडिशन था, इस बार पेरिस में ऑर्गेनाइज किया गया था। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ही फॉर सी समिट 2021 इट वाज होस्टेड ऑनलाइन एज ए पार्ट ऑफ चेंज नाउ 2021 समिट। ये जो समिट है बेसिकली आपको जेंडर इक्वालिटी को लेकर के है, किस तरीके से वर्ल्ड में जेंडर इक्वालिटी को लाया जा सके। इट इज़ ए लीडिंग प्लेटफॉर्म ऑफ द यूएन फॉर पॉलिसी, कॉर्पोरेट एंड एकेडमिक लीडर्स हु आर वर्किंग फॉर ए मोर डाइवर्स, इंक्लूसिव एंड जेंडर इक्वल वर्ल्ड। यूएन वुमेन्स सॉलिडेटरी मूवमेंट फॉर जेंडर इक्वालिटी, ब्रिंगिंग टुगेदर one half of humanity in support of other half of humanity for the benefit of all। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एज ऑन December 31st 2020 हाउ मेनी किसान क्रेडिट कार्ड वेयर इन ऑपरेशंस इन इंडिया? तो December 31st तक अगर आप देखेंगे किसान क्रेडिट कार्ड तो 275.95 लैक्स जो किसान क्रेडिट कार्ड है वो ऑपरेशन में थे इंडिया में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लैगशिप प्रोग्राम ऑफ आईएलओ, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है, इंटरनेशनल प्रोग्राम ऑन एलिमिनेशन ऑफ चाइल्ड लेबर एंड फोर्स्ड लेबर। यहाँ पे इसके कुछ हाइलाइट्स है, सेफ्टी एंड हेल्थ फॉर ऑल द चिल्ड्रंस, जॉब फॉर पीस एंड रेजिलेंस, सोशल प्रोटेक्शन फ्लोर फॉर ऑल, बेटर वर्क। ये इसका बेसिक एम है इस प्रोग्राम का। इसके तहत 14 साल से जो कम उम्र के बच्चे हैं उनको चाइल्ड लेबर के रूप में नहीं लाने के लिए उनकी सेफ्टी, उनके जॉब प्रोटेक्शन, उनके सोशल प्रोटेक्शन के ऊपर इस प्रोग्राम के तहत काम किया जाएगा। अब मैं आपको आईएलओ से रिलेटेड कुछ चीजें बता देती हूँ। इसको एस्टैब्लिश किया गया था 1919 में, हेडक्वार्टर है इसका जेनीवा स्विट्जरलैंड में। अगर आप इसके हेड देखेंगे तो उसके हेड है गोई राइडर। बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट भी। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ई कुबेर से रिलेटेड। देखिए वो ई कुबेर जो है एक कोर बैंकिंग सॉल्यूशन है आरबीआई का, दैट गिव हाई डिग्री ऑफ एक्सेस टू कमर्शियल बैंक एंड अदर इंस्टीट्यूशन टू देयर करेंट अकाउंट विद द आरबीआई। इसके साथ आरबीआई जो है बैंक के साथ बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स वगैरह वेरियस ट्रांजेक्शन्स बहुत ईजिली कर सकता है। दूसरी यूटिलिटी है ई कुबेर का कि जो गवर्नमेंट की जो सिक्योरिटीज़ वगैरह होती है उनके ऑक्शन में ई कुबेर बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एज पर द आरबीआई एनुअल रिपोर्ट 2020 to 2021 value of which demonetization currency note is highest in the total value of बैंक नोट सर्कुलेशन। तो अभी जितने भी बैंक नोट सर्कुलेशन है उसमें 500 का जो करेंसी नोट है उसकी वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी।
चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अप्रैल 2021 एस्ट्रोनॉट्स माइकल कॉलिंस पास्ट अवे, ही वाज पॉपुलरली नोन फॉर विच स्पेस मिशन। तो अपोलो 11 एक मिशन था, स्पेस मिशन था, जिसके लिए एस्ट्रोनॉट माइकल कॉलिन जाने जाते थे। अभी रिसेंटली इनका अप्रैल में देहांत हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, इन अप्रैल 2021 पद्म विभूषण अवॉर्डी सॉली सोरबजी पास्ट अवे, व्हाट वाज द पोजीशन प्रीवियसली हेल्ड बाय हिम। देखिए ये इंडिया के अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया रह चुके हैं, इनको पद्म विभूषण से भी नवाजा गया था और अभी रिसेंटली इनका अप्रैल में देहांत हो गया है। अगर मैं आपको सॉली सोरबजी के बारे में बताऊं तो ये 91 की एज में अभी 30 अप्रैल 2021 को इनका डेथ हुआ है। 2002 में इनको पद्म विभूषण से नवाजा जा चुका है, जो कि इंडिया का सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है फॉर हिज प्रमोशन ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड ह्यूमन राइट। सोरबजी वाज एसोसिएटेड विद अ सीरीज ऑफ लैंडमार्क जजमेंट। देखिए और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन मई 2021 पद्म विभूषण अवॉर्डी जगन मोहन मल्होत्रा पास्ट अवे, ही वाज अवॉर्डेड इन पद्म विभूषण इन 2016 इन विच फील्ड। देखिए जगन मोहन मल्होत्रा जी जो है वो जम्मू एंड कश्मीर के गवर्नर भी रह चुके हैं, फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर भी रह चुके हैं। इनका भी रिसेंटली 93 के एज में इनका भी रिसेंटली देहांत हो गया है। जगन मोहन मल्होत्रा जी जो थे वो सर्व कर चुके हैं 2 टर्म एज ए गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ही हैड आल्सो सर्व्ड एज एलजी ऑफ दिल्ली एंड एल गवर्नर ऑफ गोवा। ही हैज आल्सो सर्व्ड एज यूनियन मिनिस्ट्री फॉर अर्बन डेवलपमेंट एंड टूरिज्म इन अटल बिहारी वाजपेयी लीड गवर्नमेंट। इनको पद्मश्री से 1971 में, पद्म भूषण से 1977 में और पद्म विभूषण से 2016 में नवाजा जा चुका है। ये पब्लिक अफेयर्स के मिनिस्टर रह चुके हैं। इनको पद्म विभूषण जो है वो पब्लिक अफेयर्स के फील्ड में दिया गया था 2016 में। ये फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर रह चुके हैं, पद्मा अवॉर्डीज़ हैं, जम्मू एंड कश्मीर के गवर्नर रह चुके हैं। इसके साथ ये एलजी रह चुके हैं, आपको न्यू दिल्ली के गवर्नर रह चुके हैं, ये आपको गोवा के वाजपेयी जी के टाइम पे, अटल बिहारी वाजपेयी जी की गवर्नमेंट में ये यूनियन मिनिस्टर थे फॉर अर्बन डेवलपमेंट एंड टूरिज्म। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर चौधरी अजीत सिंह पास्ट अवे इन मई 2021, ही इज द चीफ ऑफ विच पॉलिटिकल पार्टी। देखिए ये राष्ट्रीय लोक दल के चीफ रह चुके हैं और ये उस टाइम के फॉर्मर पीएम थे। चौधरी चरण सिंह उनके भी सन रह चुके हैं। अभी रिसेंटली कोविड की वजह से इनका देहांत हो चुका है। यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूँ, ये फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर भी रह चुके हैं और राष्ट्रीय लोक दल के चीफ है अजीत सिंह, इनका देहांत हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रघुनाथ मोहापात्रा पास्ट अवे इन मई 2021, ही वाज ए फेमस स्कल्प्टर रह चुके हैं। इनका भी रिसेंटली देहांत हुआ है। ये पद्मा अवॉर्डीज भी हैं। इनको ये उड़ीसा के रहने वाले हैं। इनको 2013 में पद्म विभूषण से नवाजा जा चुका है फॉर हिज कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ स्टोन स्कल्पचर। पद्म भूषण से ये 2008 में और पद्मश्री से 1976 में इनको नवाजा जा चुका है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इन मई 2021 वन ऑफ द ओल्डेस्ट पॉलिटिशियन कलाथिल परम्बील रमन गौरी अम्मा पास्ट अवे, ही बिलोंग टू विच स्टेट। ये जो है वो केरला से बिलोंग करती है। CPIM की ये नेता रह चुकी हैं। इनका 102 के एज में रिसेंटली देहांत हो गया है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इन मई 2021 पद्म विभूषण अवॉर्डी इंदू जैन पास्ट अवे, इन विच फील्ड वॉज शी अवॉर्डेड पद्म विभूषण इन 2016। तो 2016 में इनको ट्रेड एंड इंडस्ट्री के क्षेत्र में इंदू जैन को पद्म विभूषण से नवाजा गया था। ये चेयरमैन है टाइम्स ग्रुप की पास्ट अवे, अभी रिसेंटली इनका देहांत हो गया है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। MS नरसिम्हम पास्ट अवे इन मई 2021, व्हाट वाज हिज प्रोफेशन। तो MS नरसिम्हम जो है वो एक फेमस मैथमेटिशियन रह चुके हैं। अभी रिसेंटली इनका देहांत हुआ है। ही इज़ द ओनली इंडियन टू रिसीव द किंग फैसल इंटरनेशनल प्राइज इन साइंस। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहित्य अकेडमी विनिंग राइटर की राजा नारायण पास्ट अवे, इन विच लैंग्वेज डिड ही ऑथर नॉवेल्स। तो ये तमिल लैंग्वेज में लिखते थे। ही वॉज पायनियर ऑफ कारिसाल लिटरेचर। अगर मैं आपको इनके बारे में बताऊँ तो इनको फेमसली कीरा के नाम से जाना जाता था और ये कारिसाल लिटरेचर में ये बहुत फेमस थे। 1991 में इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है फॉर हिज नेबल गोपाल पुरुथु मक्कल, इनके लिए इनको नवाजा जा चुका है। यहाँ पे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि ये कौन से लैंग्वेज के ऑथर हैं, तो ये आपको तमिल लैंग्वेज के ऑथर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सुंदर लाल बहुगुणा जो कि चिपको मूवमेंट के लीडर थे,
passed away. What is the famous slogan coined by him? देखिए, ये जो सुंदरलाल बहुगुणा थे वो एक इन्वायरमेंटलिस्ट थे और ये फाउंडिंग थे ट्री हगिंग चिपको मूवमेंट, जो कि 1970 में स्टार्ट हुआ था टू प्रिवेंट देयर फीलिंग। अभी रिसेंटली कोविड की वजह से इनका 21 मई को देहांत हो गया है। इनको बहुत सारे अवार्ड से नवाजा जा चुका है, जैसे इनको पद्म विभूषण से भी नवाजा गया है। और इनका एक बहुत फेमस था, इनका स्लोगन था, इकोलॉजी इज़ द परमानेंट इकोनॉमी। ये इनका बहुत फेमस स्लोगन था, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो आप इसको ज़रूर ध्यान में रखिएगा। चलिए, हमारा लास्ट पॉइंट है, इन मई 2021 साहित्य अकेडमी अवार्ड विनिंग राइटर होमेन बोरगोहिन पास्ट अवे, विच स्टेट डज ही बिलोंग टू? देखिए, होमेन बोरगोहिन जो है वो आपको असम से बिलोंग करते हैं। इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है। 1978 में इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड से नवाजा गया था फॉर असमीज लैंग्वेज फॉर हिज नॉवेल पिता पुत्रा। ही रिटर्न हिज अवार्ड इन 2015 इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट इनटॉलरेंस बीइंग क्रिएटेड इन द इंडियन सोसाइटी। देखिए, इसी के साथ पीटी जुलाई के जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो मैंने आपके साथ कवर कर लिया, डिस्कस कर लिया। किसी भी पॉइंट पे अगर आपको कहीं डाउट हो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एज सुन एज पॉसिबल मैं आपके डाउट्स क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगी। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बेल बटन को भी प्रेस करके रखिए ताकि मेरे जितने भी अपकमिंग वीडियोज़ होंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए। जनवरी टू जुलाई का जून का जो हम लोग करेंट अफेयर्स टॉपिक वाइज टॉपिक कर रहे थे उसमें मैं नेक्स्ट आप लोगों के लिए गवर्नमेंट स्कीम लेकर के आऊँगी। फिर पर्सन इन न्यूज़, इसरो से या फिर डिफेंस से रिलेटेड जितने न्यूज़ रहेंगे वो लेकर के आऊँगी। स्पेस एजेंसी से रिलेटेड जितने भी न्यूज़ रहेंगे वो मैं आपको सेपरेट वीडियोज़ में कवर कराऊँगी। इस बीच में जो पीडी अगस्त का आएगा इस बीच में मैं आपको बायो के भी 2-3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करा दूँगी। CTPO के पीटी का डेट आ गया है, आप अपने एग्ज़ाम को, अपनी प्रिपरेशन को फास्ट अप कीजिए। सितंबर में आपका एग्ज़ाम है, आप अपने एग्ज़ाम को फास्ट अप कीजिए। बहुत जल्दी BPSC 67 BPSC का भी नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो दिसंबर में एक्सपेक्टेड है अभी तक एग्ज़ाम होना, तो आप अपने प्रिपरेशन को फास्ट अप कीजिए। सब्जेक्ट के साथ साथ आप करंट अफेयर्स को साथ में लेकर के चलिए। एक्सपेक्टेड है कि 6 जुलाई को आपको BSSC CGL का भी नोटिफिकेशन आएगा। जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा मैं आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह अपडेट कर दूंगी। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बेल बटन को भी प्रेस करके रखिए ताकि मेरे जितने भी अपकमिंग वीडियोस होंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए। इस कोविड के टाइम पे स्टे एट होम, स्टे सेफ। थैंक यू।